सिक्योरिटी गार्ड तेजी से भागते हुए श्याम सुंदर के पास आकर रुका। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, चेहरा पसीने से भीगा हुआ। सर, बाहर कोई सूर्या नाम का आदमी आया है। वो आदित्य सर से मिलने आया है। गार्ड की आवाज साफ कांप रही थी। डर भी था और किसी बड़े तूफान का अंदेशा भी। श्याम सुंदर जोर से हंस पड़ा। वो आदित्य के कंधे पर हाथ रखकर बोला, ओह, तो अब पता चला वो दो जंगलियों को। यही दोनों आए हैं ना? क्यों आदित्य, तुम्हारे भाई साहब कहो या तुम्हारे ससुर का पूरा टॉप क्लास सपोर्ट चाहिए क्या? बुला लूं मामा को, पूरी मदद कर देंगे। उसकी हंसी में अहंकार और तिरस्कार दोनों भरे थे। आदित्य की मुट्ठियां कस गईं, चेहरा गुस्से से लाल, लेकिन आंखों में एक अनहोनी का डर भी छिपा था, क्योंकि सूर्या आया है और सूर्या जब आता है तो वापस खाली नहीं जाता। आदित्य वर्मा नकली मुस्कान के साथ बोला, जरूरत नहीं मामा, उन्हें अंदर आने दो। अभी अगर उन्हें भगाए तो बाद में गली गली ढूंढकर फिर मारना पड़ेगा। अभी यही काम खत्म कर देते हैं एक ही बार में। उसकी हंसी में जहर था। श्याम सुंदर ने सिक्योरिटी गार्ड की ओर सिर हिलाकर इशारा किया, उसे अंदर भेजो। और अगले ही पल सूर्या और मुकेश अंदर आए। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई, जैसे तूफान दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया हो। उन्हें देखते ही लता पत्थर की तरह जम गई। डर उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। जिस चीज के होने का उसे सबसे ज्यादा डर था वही हो चुका था। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, रेल से मेरे साथ आए वो दोनों क्या वही लोग हैं? वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी, पर सामने खड़े सूर्या की आंखों से निकलती आग सब कुछ साफ कर रही थी। आज यहां किसी की हार तय थी। लता ने यकीन न होने की हालत में अपनी आंखें मलकर दोबारा देखा। श्याम सुंदर ने सूर्या और मुकेश को सिर से पैर तक घिन भरी नजरों से देखा, जैसे सामने इंसान नहीं, दो कीचड़ में पड़े जानवर खड़े हों। अगले ही पल वो ऐसे बर्ताव करने लगा मानो वे दोनों वहां मौजूद ही नहीं हों। आराम से अपनी चाय उठाकर धीरे धीरे सिप लेने लगा, जैसे उसे पता हो कि परिणाम पहले से तय है। क्योंकि श्याम सुंदर की नजर में आदित्य वर्मा से टकराने वालों का अंत सिर्फ मौत है। आदित्य कुर्सी पर टांग चढ़ाकर रॉयल अंदाज में बैठा था। अचानक ढप, वो आगे झुककर सूर्या और मुकेश के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में घमंड छलक रहा था। क्या हिम्मत है तुम दोनों की? सिर्फ दो बंदे आ गए, तुम्हें लगा सिर्फ तुम दो मिलकर महेश्वरन को मुझसे बचा लोगे? अचानक उसकी हंसी गूंज उठी, ऊंची, जहरीली, अहंकार से भरी। हा, कमाल है, सच में कमाल। कमरे की हवा थम गई थी। हर किसी को पता था अगला एक सेकंड विनाश की शुरुआत हो सकता है। आदित्य वर्मा की हंसी सुनते ही मुकेश का गुस्सा फट पड़ने की हद तक पहुंच गया। उसने मुट्ठियां भींच लीं और दांत किटकिटाते हुए गरजा, हमारे बॉस महेश्वरन कहां है? मुकेश के सवाल पर आदित्य फिर से पागलों की तरह हंसने लगा, और भी ज्यादा जोर से। कौन बॉस? हा, अगर कहीं भी आंसू भरे पोस्टर लगे होते तो तुम यहां तक आ नहीं पाते। तुम्हारा बॉस बहुत पहले उसके टुकड़े टुकड़े करके मेरे घर के कुत्तों को खिला दिए। यह सुनते ही मुकेश का दिल जैसे चीर गया। उसकी आंखों में खून उतर आया और अगली ही सेकंड उसकी मुट्ठी बिजली की रफ्तार से आदित्य के चेहरे पर पड़ने ही वाली थी। जोर ऐसा था कि अगर मुक्का पड़ जाता तो उस वक्त आदित्य का चेहरा चकनाचूर हो जाता। पर ठीक उसी पल उसकी मुट्ठी किसी और के हाथ में थम गई। एक मजबूत ठंडी पकड़ जो गुस्से को नहीं, जंग को समझती है। वो हाथ था सूर्या का। आदित्य के चेहरे पर मुक्का पड़ने ही वाला था, लेकिन उसी से पहले 6 फुट से भी ज्यादा लंबा एक आदमी मुकेश और आदित्य के बीच आकर दीवार की तरह खड़ा हो गया। उसने सिर्फ मुकेश का हाथ रोका नहीं, उसी रफ्तार से पलटवार के लिए घूंसा भी मार दिया। अगर मुकेश एक सेकंड भी देर करता तो वह मुक्का उसकी सांसें हमेशा के लिए छीन लेता, पर तेजी से हट जाने के कारण मुकेश के हाथ पर ही चोट लगी। यह हमला इतना अचानक और तेज था कि सूर्या भी पहली बार चौंक गया। उसने उस विशालकाय आदमी को ध्यान से देखा। किसी शेर को सामने नया शिकारी दिखे तो जैसा हो वैसा। इधर बिना सोचे समझे जोश में आया मुकेश जमीन पर गिरा पड़ा था। यह देखकर सूर्या अब बिल्कुल शांत नहीं रह सकता था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और कमरे में आंधी जैसी चुप्पी फैल गई। उसी समय, बस सब लोग रुक जाओ, एक धीमी लेकिन अधिकार से भरी आवाज गूंजी। कमरा जैसे जम गया। कदम, सांसें सब ठहर गए, क्योंकि वो आवाज तूफान को रोकने की ताकत रखती थी। उस आवाज के आते ही कमरे में मौजूद हर शख्स पलटकर लता को देखने लगा। आदित्य भी अवाक रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि लता क्यों उन दोनों को बचाने की कोशिश कर रही है।
उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, ये लड़की इन दो जंगली लड़कों को बचाना क्यों चाहती है? श्याम सुंदर की आंखों में गुस्सा तड़क उठा। वह दांत भींचकर बोला, लता, बड़ों की बात में तुम क्यों बोल रही हो? किस अधिकार से बीच में चीखी तुम? उसकी आवाज में धमकी साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन लता ने न डर महसूस किया न कोई संकोच। वो एक कदम आगे बढ़ी और सबके सामने साफ साफ बोली, ये दोनों मुझे जानते हैं, ये मेरी फ्रेंड्स हैं, मैं इन्हें कुछ होने नहीं दूंगी। पूरा कमरा स्तब्ध रह गया, क्योंकि लता ने पहली बार अपने पिता श्याम सुंदर को सबके सामने चुनौती दी थी और उसके शब्दों का मतलब साफ था। आज खेल बदल चुका है। श्याम सुंदर गुस्से से कांपते हुए गरजा, ये क्या बकवास है लता? तुम्हारे ऐसे दोस्तों के बारे में मैंने कभी सुना तक नहीं। तुम्हारे दोस्त इस तरह के लोग हैं? पूरे कमरे में उसकी आवाज गूंज उठी। यह सब देख रहा आदित्य वर्मा आगबूला हो गया। उसके सामने ही उसकी होने वाली पत्नी किसी और मर्द के लिए खड़ी हो रही थी। यह बात उसके अहंकार को चीर रही थी। लता की आंखों में आंसू चमक उठे। वह कांपती आवाज में बोली, पापा, ये दोनों सच में मेरे फ्रेंड्स हैं, कृपया इन्हें छोड़ दो। वह अपने पिता के सामने हाथ जोड़कर विनती कर रही थी। उधर सूर्या ने गौर से लता को देखा। उसे एक झटका लगा। ट्रेन में मिली वही लड़की आज आदित्य के साथ खड़ी है। वह समझ नहीं पा रहा था, जब ये आदित्य के साथ है तो फिर हमें बचाने की कोशिश क्यों कर रही है? कमरे में हर नजर लता पर टिकी थी और हवा में एक ही बात तैर रही थी, ये कहानी जितनी दिख रही है उससे कहीं ज्यादा उलझी हुई है। लेकिन लता क्यों उनकी मदद कर रही है, इसका सच सिर्फ उसे ही पता था, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था सूर्या और मुकेश को दर्शनी के साथ आते हुए। अगर दर्शनी उन्हें साथ ला रही थी तो सूर्या कोई साधारण आदमी नहीं हो सकता, और अगर ऐसे इंसान से दुश्मनी ली जाए तो उसके परिवार पर पहाड़ टूट सकता है। इसी डर और समझ ने लता को सूर्या और मुकेश के लिए आगे खड़ा कर दिया था। तभी वहां मौजूद 6 फुट का बॉडीगार्ड लता की तरफ मुड़ा और सम्मान से बोला, लता मैडम, आप जो भी कहें मैं हमेशा करूंगा, लेकिन ये एक काम ये मुझसे नहीं होगा। उसकी बात पत्थर की तरह कमरे में गिर गई। लता की आंखें फैल गईं, क्योंकि उस बॉडीगार्ड के मना करने का मतलब था कि यह लड़ाई अब कोई नहीं रोक सकता। बॉडीगार्ड ने यह कहकर धीरे से आदित्य की ओर नजरें मोड़ी। संदेश साफ था, इशारा मिले तो खेल खत्म। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी। फैसला किसी भी पल टूटकर गिर सकता था। आदित्य वर्मा ने आगे बढ़कर 6 फुट बॉडीगार्ड अमीर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, बिल्कुल सही कहा तूने अमीर, मैंने जो सोचा तुमने वही बोल दिया। आदित्य के दिमाग में शुरू में प्लान सिर्फ इतना था, थोड़ा डराओ, अपमान करो, फिर भगा दो। लेकिन लता की तरफदारी ने उसके अंदर की आग भड़का दी। अब उसका फैसला बन चुका था, इन दोनों को जिंदा यहां से बाहर नहीं जाने देगा। आदित्य की बात सुनते ही लता घबराकर उसके सामने आ खड़ी हुई। आंसू भरी आवाज में गिड़गिड़ाई, प्लीज आदित्य, सूर्या और मुकेश को कुछ मत कहना, कृपया छोड़ दो उन्हें। लेकिन आदित्य की नसों में अब अहंकार उबल रहा था। उसने चीख कर लता को धमकाया, एक शब्द और बोला ना तुमने तो अंजाम बिल्कुल अलग होगा। चुपचाप यहां से चली जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। कमरा सन्न पड़ गया। लता को साफ समझ आ गया, आदित्य बहुत बड़ा पाप करने जा रहा है, लेकिन वो उसे रोकने की ताकत अब खो चुकी थी। उसके डर, आंसू और विनती के बावजूद खून का खेल शुरू होने ही वाला था। लता अब कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। आदित्य की बात के बाद उसे समझ आ गया, यहाँ किसी और की नहीं, पहले अपने परिवार की सुरक्षा जरूरी है। अब उसका लक्ष्य बदल चुका था, आदित्य के परिवार को बचाने की नहीं, अपने घर को टूटने से बचाने की। उधर सूर्या लता को चुप और मजबूर होते देख हल्का सा मुस्कुराया। उसने मन में सोचा, अच्छा, इतनी भी बेवकूफ नहीं है ये लड़की। उसकी मुस्कान में चुनौती भी थी और एक कड़वी सच्चाई भी। आदित्य अचानक गुस्से में दहाड़ा, अमीर, क्या तमाशा देख रहा है? कोई मच्छर को कुचलते हैं जैसे, इन्हें एक बार में खत्म कर और बाहर फेंक दे। उसके मुंह से आदेश निकलते ही अमीर तेजी से मुकेश की तरफ बढ़ा। अमीर पास आता देख मुकेश का दिल एक पल को कांप गया। ताकत में मुकेश शायद ज्यादा दमदार था, लेकिन अमीर का कद, शरीर और तेज कदमों की धमक किसी को भी डराने के लिए काफी थी। मुकेश की सांस अटक गई। शरीर खड़ा था, लेकिन आत्मा एक पल के लिए डगमगा गई। कमरा जैसे मौत की आहट सुन रहा था। अगला पल युद्ध का पहला वार होने वाला था। उस पल मुकेश ऐसी हालत में था कि समझ ही नहीं पा रहा था, सामने वाले को टक्कर देनी चाहिए या पीछे हटना चाहिए। उसके लिए वो स्थिति बिल्कुल जानलेवा उलझन बन चुकी थी। इसी दौरान उसके पीछे से एक आवाज आई, उसकी टांग। सिर्फ 2 शब्द, ना ज्यादा ना कम, लेकिन इतने भारी कि खेल ही बदल गया। अगले ही सेकंड वो 6 फुट का दानव जैसी काया
वाला अमीर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। तनाव और डर से भरे माहौल में भी सूर्या ने इतनी तेजी से उसकी कमजोरी पहचान ली। यही बात मुकेश को हक्का बक्का कर गई। मैंने बस एक वार किया और अमीर गिर गया। मुकेश खुद भी समझ नहीं पा रहा था। अमीर को एक ही वार में नीचे गिरते देख आदित्य पूरी तरह जड़ हो गया। आंखें फैल गईं, शरीर हिलना बंद, सांस तक अटक गई। ये झूठ जैसा लग रहा था। मुंबई का सबसे खतरनाक और टॉप फाइट मास्टर अमीर, जिसे हर अंडरवर्ल्ड डॉन अपने साथ रखने के लिए तरसता है, उसे मुकेश ने एक ही वार में गिरा दिया। आदित्य के लिए यह हिलाने वाला सच था। और उससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह कि यह सब सूर्या के सिर्फ 2 शब्दों से हुआ था। भारत का दूसरा सबसे बेहतरीन फाइटर माना जाने वाला अमीर उसे एक मामूली गांव गली बैकग्राउंड वाले 2 लड़के कैसे गिरा सकते हैं? आदित्य के दिमाग में यही सवाल चक्कर काट रहा था। तभी उसे अचानक याद आया, सूर्या ने मुकेश से कहा था उसकी टांग। वो 2 शब्द जिन्हें सुनते ही वह खुद तो डर के मारे पीछे हट गया था, लेकिन वही 2 शब्द मुकेश के अंदर आग की तरह हिम्मत भर गए थे। अब आदित्य की नजरें उलझन में पीछे खड़े सूर्या पर टिक गईं। सब कुछ उसके लिए धुंधला धुंधला होने लगा। आखिर ये है कौन? उसके भीतर सवाल और डर दोनों बढ़ने लगे। उस दिन ग्लोबल पब में सूर्या आया था, पर आदित्य उसे ठीक से देख नहीं पाया था। चेहरा तो दूर, सूर्या की आंखों तक पर उसकी नजर ठीक से नहीं पड़ी थी। सूर्या को देखने से पहले ही वो बिजली की रफ्तार से वहां से भाग गया था। और शायद इसी वजह से अभी भी अपने सामने सूर्या खड़ा होने के बावजूद आदित्य उसे पहचान ही नहीं पा रहा था। हेलो, चेक वाली शर्ट तुम ही हो ना? तुम्हारा नाम क्या है? आदित्य ने मुकेश के पीछे खड़े सूर्या को घूरते हुए पूछा। सूर्या बस शांत अंदाज में जवाब दिया, नाम सूर्या। उसके आगे उसने अपने बारे में एक भी शब्द बताना जरूरी नहीं समझा। आदित्य फिर झर उगलते हुए बोला, तुम्हारा और महेश्वरन का क्या रिश्ता है? उसे बचाने आए हो? पता है अगर इस वर्मा खानदान के खिलाफ खड़े हुए तो एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाओगे। आदित्य बोलता गया और उसी दौरान उसने सूर्या के होंठों पर हल्की सी मुस्कान देखी। उस एक छोटी सी मुस्कान ने आदित्य के अंदर आग लगा दी। इतना सब सुनाने के बाद भी इसको डर ही नहीं लग रहा। आदित्य के दिल में अब सिर्फ गुस्सा नहीं, डर में बदलता हुआ गुस्सा उठने लगा था। सूर्या की बात सुनकर आदित्य की आंखों में आग भर गई। गुस्से से वह अपनी सीट से 1 इंच आगे झुका और पैर को जोर से जमीन पर पटका। कल उगे हुए नालायक, इतनी हिम्मत कहां से आ गई तेरी? कहां से आया है तू? पता? आदित्य दांत भींचते हुए गुर्राया। सूर्या बिना डरे उसी मुस्कान के साथ बोला, ये सब तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि महेश्वरन जिंदा है और तुम अभी तक उसे जहां छिपा कर रखे हो वहां ले जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हो। यही सब तुम्हारे अंदर की डर को साबित करता है। आदित्य के चेहरे की रंगत एक पल में उड़ गई। महेश्वरन जिंदा है, ये इसे कैसे पता? उसके दिमाग में जैसे बिजली कौंधी। एक पल के लिए वह पूरी तरह घबरा गया, लेकिन चेहरे पर डर न दिखाने के लिए और अधिक गुस्से में भर गया। आदित्य ने सूर्या की ओर तिरस्कार से देखा और मजाक में पूछा, और तू? एक मामूली गांव गली का लड़का, तुझसे क्या हो सकता है? सूर्या ने शांत लेकिन दमदार आवाज में कहा, अगर तू महेश्वरन तक मुझे नहीं ले जाएगा तो यहीं इस जगह तुझे मारकर मैं घसीटते हुए वहां ले जाऊंगा। सूर्या की यह बात सुनते ही आदित्य का चेहरा सिकुड़ गया। उसके भीतर डर की एक ठंडी लहर दौड़ गई। वह सोचने लगा, इसमें कितनी हिम्मत है कि वो मुझे सीधे मार डाले। अगर सूर्या सच में हमला कर देता तो लता के परिवार के सामने उसकी इज्जत ही मिट जाएगी। इसलिए आदित्य ने चुपचाप और चालाकी से फैसला लिया। अपने लिए खतरे से बचने का एक रास्ता निकालते हुए उसने आखिरकार कहा, ठीक है, मैं बताता हूं महेश्वरन कहां है। आदित्य की यह मजबूरी और डर लता और बाकी सभी के लिए साफ नजर आ रही थी। अब खेल पूरी तरह बदल चुका था, क्योंकि ताकत और दिमाग का सही संतुलन अब सूर्या के हाथ में था। हाँ, सही सुना तुमने, महेश्वरन जिंदा है। आदित्य धीरे धीरे हंसते हुए बोला, उसका ठिकाना मैं बता देता हूं, लेकिन बता देने से क्या होगा? तू चाहे लाख कोशिश कर ले, उस जगह के पास भी कदम नहीं रख पाएगा। हाँ हाँ हाँ। आदित्य की हंसी सूर्या के नसों में आग की तरह दौड़ गई। वह गुस्से में आगे बढ़ने ही वाला था कि आदित्य अचानक बोल पड़ा, महेश्वरन लीला पेंट हाउस में है। तुझे शायद पता भी नहीं होगा वह जगह कैसी है, फिर भी तेरे लिए समझा देता हूं। मुंबई में स्थित लीला पेंट हाउस में प्रवेश करना कोई मामूली बात नहीं। वहां जाने के लिए सिर्फ पहचान या पैसे नहीं, मेंबरशिप चाहिए होती है। जिसे वहां एंट्री चाहिए उसे स्पेशल एंट्री कार्ड दिया जाता है। कम से कम 1 लाख रुपये देकर सिल्वर एंट्री कार्ड पाने वाला ही मेंबर कहलाता है।
महेश्वरन जैसे आदमी को वहां छुपा कर रखना मानो उसे एक किले की तरह सुरक्षित कर देना था। आदित्य ने फिर आंखें तरेर कर कहा, लीला पेंट हाउस में घुसकर महेश्वरन को बचा सकेगा, ये सपना मत देख। उस जगह में घुसना भी तेरे जैसे लोगों के बस की बात नहीं। लेकिन आदित्य को समझ नहीं आया। जितना वह सूर्या को रोकने की कोशिश कर रहा था, उतनी ही आग सूर्या के अंदर भड़क रही थी। इसके अलावा अगर कोई प्लैटिनम कार्ड खरीदना चाहे तो उसे 1 और लाख रुपए चुकाने होंगे। लीला के पास मेंबरशिप कार्ड है, लेकिन वो सिर्फ सिल्वर कार्ड है। महेश्वरन जिस जगह छिपा हुआ है वो वही है, लेकिन यहाँ प्लैटिनम कार्ड रखने वाले ही अंदर जा सकते हैं। सिल्वर कार्ड वालों को सिर्फ नीचे की मंजिल तक ही जाने की अनुमति है, जबकि प्लैटिनम कार्ड वाले ऊपर की मंजिल तक जा सकते हैं, और उससे भी ऊपर जाने के लिए गोल्डन कार्ड चाहिए होता है। उसका मूल्य लगभग 50 लाख रुपए है। आदित्य ने यह सब सूर्या को बताते हुए हंसते हुए कहा, तो अब मैं क्या बताऊं, कड़ी मेहनत करके प्लैटिनम कार्ड खरीदा और फिर भी तुम लोग यहां आकर। उसकी मुस्कान में मजाक भी था और धमकी भी। सूर्या को पता था कि आदित्य केवल शब्दों में ही डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके दिमाग में भी यह बात गूंज रही थी कि लीला पेंट हाउस में घुसना इतना आसान नहीं होगा। महेश्वरन को बचाया जा सकता है, मुझे पता है, ये तुम्हारे अगले जीवन का खेल है। आदित्य हंसते हुए अपनी पर्स से प्लैटिनम कार्ड निकालकर सूर्या के सामने दिखाया। ये है वो कार्ड, संभाल कर रखना, जिंदगी में अब इसे तुम कभी नहीं देख पाओगे। फिर वह कार्ड वापस अपनी जेब में रख लिया। आदित्य ने यह दिखाकर सूर्या को चुनौती दी, बिना यह जाने कि सूर्या भारत का सबसे बड़ा करोड़पति है। सूर्या, जिसकी कीमत में लीला पेंट हाउस आसानी से खरीदा जा सकता है, वह भी अनजान था। लेकिन आदित्य ने उसे ऐसे प्रस्तुत किया जैसे वह सिर्फ एक आम आदमी या गरीब खिलाड़ी हो, और फिर गर्व से अपने शब्दों को दोहराया, इतना सब सुनने के बाद भी तुम अब भी उस जगह जाना चाहते हो। सूर्या की आंखों में हल्की मुस्कान थी, लेकिन अंदर तीव्र चुनौती और तैयारी की आग भड़क रही थी। आदित्य ने किसी योजना की उम्मीद में सूर्या की ओर देखा और पूछा, इतना डरने की क्या बात है? तुरंत हमें महेश्वरन के पास ले चलो। सूर्या ने आदित्य को घूरते हुए शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, लेकिन याद रखो, अगर तू मुझे धोखा देने की कोशिश करेगा तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सूर्या को यह नहीं पता था कि लीला पेंट हाउस कहां है, लेकिन आदित्य के हर हाव भाव से उसे यह साफ लग गया कि अगर आदित्य कुछ गुप्त योजना बना रहा है तो उसे पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आदित्य पर भरोसा करके सूर्या ने पेंडोर्स पेंट हाउस जाने के लिए हामी भर दी। लेकिन अब सवाल यह था, लीला पेंट हाउस पहुंचने पर सूर्या को किस तरह की चुनौती या जाल का सामना करना पड़ेगा? क्या महेश्वरन सुरक्षित रहेगा या कोई नया ट्विस्ट सामने आएगा? एक ही चीज तय थी, इस पर आसान नहीं होगा, और यहां से आगे हर कदम एक जंग की तरह खतरनाक होने वाला था। मुंबई में सिर्फ अमीरों के लिए ही बना था वो लीला पेंट हाउस। पैसा ही नहीं, पावर, रिश्ता, पहुंच, सब जरूरी था वहां कदम रखने के लिए। अंदर प्रवेश करते ही चेहरे पर शैतानी मुस्कान लिए आदित्य ने सूर्या की तरफ देखा और हंसते हुए बोला, सच में तू कमाल का आदमी है यार। एक कोने से आए इस गांव के लड़के सूर्या को लीला पेंट हाउस के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। यहां अंदर घुसने के बाद किसी का भी जिंदा वापस आना तय नहीं होता, ये बात तक उसे पता नहीं थी। फिर भी जान हथेली पर रखकर बिना झिझक आदित्य के साथ अंदर आया था सूर्या। आदित्य उसे देखता रहा, उसकी आंखों में हैरानी नहीं, सम्मान था। बेवकूफ तो बिल्कुल नहीं है तू, आदित्य के दिल में पहली बार ख्याल आया। दुनिया डरती है यहां आते हुए, पर यह लड़का बिना कुछ जाने सीधा अंदर चला आया। सिर्फ हिम्मत से नहीं, भरोसे से, शायद खुद पर भी और शायद आदित्य पर भी। लीला पेंट हाउस की सुनहरी लाइट्स के बीच दोनों आगे बढ़ रहे थे, पर दोनों में से कोई नहीं जानता था आज रात मास्टर कौन बनेगा और शिकार कौन। सूर्या की हिम्मत है या बेवकूफी, ये आदित्य अब तक समझ नहीं पा रहा था। वो थोड़ा आगे झुककर धीरे लेकिन ठंडे अंदाज में बोला, भाई ये जो कर रहा है ना, बाद में बहुत पछताएगा, याद रख। फिर भी सूर्या के चेहरे पर एक भी डर नहीं था। सूर्या ने शांत आवाज में कहा, तुम चाहो तो वो लड़की लता को साथ ले जाओ, तुम्हें कुछ हो गया तो वापस खबर पहुंचाने वाला कोई तो होना चाहिए, है ना? सूर्या की बात सुनकर लता दंग रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि सूर्या उसे साथ भेजने की बात करेगा, पर मौके को पहचानते हुए वह भीतर ही भीतर खुश हो गई। यह मौका सूर्या पर अच्छा इंप्रेशन जमाने का था। आदित्य ने उसकी तरफ बड़े प्यार भरे अंदाज में मुस्कुराते हुए पूछा, लता डार्लिंग, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? मेरे साथ चलोगी ना? लता की धड़कन तेज हो गई। आदित्य की आवाज में मिठास तो थी,
लेकिन उसके इरादे लता साफ समझ सकती थी। वह किसी भी हालत में उसे अपने कब्जे में करना चाहता था और आज की रात सब कुछ उसी पर निर्भर था। वो किसके साथ खड़ी होती है और किसके खिलाफ। आदित्य के दिमाग में एक ही चाल चल रही थी। अगर वह लता को अपने साथ ले जाए तो दोनों के बीच की नजदीकियां खुद ब खुद बढ़ जाएंगी और आज का माहौल उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट था। उधर लता भी चुपचाप हिसाब लगा चुकी थी। सूर्या पर अच्छी छाप जमानी है तो इस मौके को मिस नहीं करना चाहिए, इसलिए उसने तुरंत आदित्य के साथ जाने के लिए हामी भर दी। वो मीठी मुस्कान के साथ बोली, हाँ सैलम, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सच तो यह है, अगर लता मना भी कर देती फिर भी उसके पिता उसे आदित्य के साथ भेजते ही भेजते। आदित्य के सामने उनके घर की न जाने क्यों कमजोरी थी। आदित्य मुस्कुराया, जैसे पहले से ही उसकी जीत पक्की हो। तो पक्का मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? इन सब की चिंता मत करो, इन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ना। मैं तुम्हें पूरी तरह सुरक्षित रखूंगा। इतना कहते हुए उसने लता को देखा और फिर एक घमंडी मुस्कान के साथ पास खड़े सूर्या और मुकेश की तरफ देखा। उसकी मुस्कान साफ कह रही थी, ये दोनों मुझे रोक ही नहीं सकते। कमरे में तनाव बढ़ रहा था, लेकिन रात अभी शुरू ही हुई थी। लता का दिमाग भी चालें चल रहा था। आज उसके ये दोनों दोस्त सूर्या और मुकेश किस अंजाम तक पहुंचेंगे, ये देखना उसे भी दिल से था। उसका दिल कहीं और धड़क रहा था, लेकिन दिमाग पूरी तरह से गणना कर रहा था। इतने में आदित्य ने ताली बजाई। मुख्य गेट खुला और उसका ड्राइवर कार लेकर सामने आ खड़ा हुआ। पहली बार सूर्या ये सोच भी नहीं पा रहा था कि लीला पेंट हाउस कैसा होगा, पर जैसे ही कार मुंबई शहर को छोड़कर ऊपर की ओर पहाड़ियों वाली प्राइवेट रोड पर चढ़ने लगी, तब उसे समझ आया ये कोई आम पेंट हाउस नहीं, ये सिर्फ अरबपतियों की छुट्टियों की दुनिया है। लीला पेंट हाउस के मेन गेट पर किसी भी प्राइवेट कार को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन जैसे ही गार्ड ने कार में बैठे आदित्य को देखा, उसने बिना एक सेकंड गंवाए सल्यूट मारा और गेट अपने आप खुल गया। यह दृश्य देखकर सूर्या और मुकेश दोनों समझ गए, यहां आदित्य सिर्फ अमीर नहीं, पावरफुल है। पेंट हाउस ब्रिटिश स्टाइल की विशाल हवेली जैसा था। सफेद दीवारें, गोल्डन लाइटिंग, गार्डन, झरने और महल जैसे डोर। अंदर कदम रखते ही आदित्य का चलना, बोलना, देखने का अंदाज सब बदल गया, जैसे कोई अपनी असली दुनिया में वापस चुका हो। वह लता के पास झुककर शरारत भरी मुस्कान के साथ बोला, लता डार्लिंग, जगह कैसी लगी? तुम्हें पसंद आई ना? उसकी आवाज मुलायम थी, पर आंखों में एक साइलेंट मैसेज था, ये दुनिया मेरी है, आने वाला पल बताएगा ये रात प्यार, शक्ति या धोखे में कैसी बदलेगी। लता की आंखों में चमक देखकर आदित्य की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने गर्व भरी नजरों से पूछा, जगह कैसी लगी? हाँ, लीला पेंट हाउस। यहां आना तो आम लोगों के लिए सपने से भी ज्यादा था, और वो सपना आज लता की आंखों के सामने खड़ा था। चारों तरफ की भव्यता देखकर लता जैसे जिंदगी में पहली बार जन्नत देख रही हो। हॉल, लाइट्स, फाउंटेन, ब्रांडेड सजावट, सब कुछ उसे विस्मित कर रहा था। तभी आदित्य ने गहरी स्टाइल में कहा, अभी तुम्हारे पास सिर्फ सिल्वर मेंबरशिप कार्ड है। मैं मैनेजमेंट को बोलकर तुम्हें प्लैटिनम मेंबरशिप दिलवा दूंगा। फिर जब मन करे तुम्हारे फ्रेंड्स को भी यहां ला सकती हो, पूरी आजादी। ये लाइन सुनते ही आदित्य ने अपने पैसे और पावर का झंडा लहराने में एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। लता के सामने अपनी अमीरी का भार डालना उसका पुराना गेम था। लता हैरान होकर उसकी तरफ मुड़ी। सच में कह रहे हैं? मैं अपने दोस्तों को भी यहां ला सकती हूं? उसके दिमाग में तस्वीरें घूमने लगीं, उसकी सहेलियां, उसकी कॉलेज फ्रेंड्स और उसका रुतबा। अगर वह उन्हें यहां लेकर आएगी तो सबके सामने वह एक रानी से कम नहीं लगेगी और लोग उसे हमेशा याद करेंगे। लता उस सोच में खो गई, मैं हीरोइन बन जाऊंगी उनके बीच। आदित्य ने उसकी आंखों में उठती लालसा पढ़ ली। यही वह चाहता था। उसने शांत लेकिन अधिकार भरी मुस्कान के साथ कहा, मैं कभी झूठ नहीं बोलता डार्लिंग। और उस एक वाक्य के साथ लता उसके चमकदार जाल में और गहराई तक गिर चुकी थी। उसे पता नहीं था कि जहां अमीरी का दरवाजा खुलता है, वहां फंसाने वाला पिंजरा भी साथ में खुला रहता है। लता पेंट हाउस की चमक में पूरी तरह खो चुकी थी, पर तभी उसकी नजर अपने बिल्कुल पास खड़े सूर्या पर पड़ी और वह एकदम हकीकत में लौट आई। उसे डर था कहीं सूर्या गलत मतलब ना निकाल ले, कहीं उसे यह न लगे कि उसके और आदित्य के बीच कुछ चल रहा है या होने वाला है। उसके चेहरे पर हल्का संकोच साफ दिखाई दिया। तभी आदित्य ने उसे धीरे से और मीठी आवाज में कहा, इसमें हिचकिचाने जैसा क्या है डार्लिंग? आगे चलकर हम दोनों एक ही परिवार होने वाले हैं। अगर प्लैटिनम कार्ड पसंद नहीं तो बोलो, तुम्हारे लिए गोल्ड कार्ड दिला दूंगा। लता की मुस्कान वापस लौट आई। वह मुस्कुराहट छुपाना भी चाहती थी, लेकिन उत्साह उसकी आंखों से छलक ही गया।
वह हंसते हुए बोली, नहीं, प्लैटिनम कार्ड ही चाहिए, मैं जरूर लूंगी। बाहर से यह रोमांटिक और केयरिंग पल जैसा लग रहा था, पर असलियत कहीं और थी। आदित्य का लक्ष्य लता को खुश करना नहीं था, उसका असली निशाना था सूर्या और मुकेश की इज्जत और आत्मविश्वास तोड़ना। उसे पता था कि सूर्या को उसके बारे में कुछ नहीं पता, कितने पैसे, कितनी पावर, कैसी दुनिया, और इसी अज्ञानता का फायदा उठाते हुए वह चाहता था कि सूर्या उसके आगे खुद को छोटा समझे। आदित्य की हर बात, हर मुस्कान, हर दिखावा एक ही मकसद के लिए था, सूर्या की नजरों में खुद को पहाड़ दिखाना और उसे रेत का कण महसूस कराना। लेकिन आदित्य को नहीं पता था, जिस आदमी को वह छोटा दिखाना चाहता है, वो आदमी एक दिन पूरी दुनिया को हिला देगा। लीला पेंट हाउस के मुख्य गेट से अंदर तक पहुंचने के लिए लगभग 5 किलोमीटर लंबा प्राइवेट रोड था। कार धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। रोशनी, सजावट, सिक्योरिटी टावर्स, सब किसी साम्राज्य की तरह। आखिरकार कार प्रवेश दरवाजे के सामने आकर रुकी और उसी पल करीब 4-5 सिक्योरिटी गार्ड पल भर में दौड़कर सीधी लाइन बनाकर कार के दोनों ओर खड़े हो गए। उनमें से एक गार्ड ने पूरी इज्जत और नियम के साथ कार का डोर खोला। पहले आदित्य उतरा, कद, स्टाइल और एटीट्यूड जैसे यही इस जगह का राजा हो। उसके तुरंत बाद सूर्या भी नीचे उतरा। तभी पास खड़ा एक सिक्योरिटी गार्ड साफ और सम्मान वाली आवाज में बोला, सर, मास्टर आपका इंतजार कर रहे हैं। आदित्य ने बिना कोई उत्साह दिखाए सिर्फ ठंडी स्टाइल में सिर हिलाया और तेज कदमों के साथ अंदर की ओर चल दिया। कुछ दूर जाकर उसने रुककर मोड़कर सूर्या की तरफ देखा। आवाज धीमी थी पर ताना तेज था। अच्छे से सोच लो, अंदर कदम रखा तो फिर वापस बाहर निकल पाना मुश्किल होगा। वातावरण अचानक भारी हो गया। लाइट्स, म्यूजिक, वैभव, सबके बीच भी डर का ठंडा झोंका महसूस हुआ। सीमा, खेल, खतरा, सब कुछ उस एक दरवाजे के अंदर था और अब आखिरी फैसला सूर्या के कदम पर निर्भर था। आदित्य ने एक बार फिर सूर्या और मुकेश को चुनौती भरे स्वर में चेतावनी दी। उसका पूरा भरोसा था, डर दिखाकर वह दोनों को पीछे हटने पर मजबूर कर देगा। पर जो हुआ वह आदित्य की सोच से बिल्कुल उल्टा था। सूर्या ने आदित्य की ओर ऐसे देखा जैसे उसकी धमकी हवा में उड़ गई हो और फिर होंठों पर हल्की सी व्यंग्य भरी मुस्कान उभरी। एक शब्द बोले बिना वह आगे बढ़ा और सीधे लिफ्ट के पास जाकर खड़ा हो गया। लिफ्ट 5वें फ्लोर की ओर बढ़ी। डिंग जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से हल्की सी अंधेरा पर मोहक म्यूजिक और तेज चीख पुकार की आवाजें एक साथ बाहर आईं। कुछ सेकंड ध्यान से देखने के बाद सूर्या को समझ आया, ये एक हाई लेवल प्राइवेट बार है। अंदर पुरुष और महिलाएं म्यूजिक पर बेसुध होकर नाच रहे थे। टेबलों पर महंगी शराब की बोतलें और सरकार द्वारा बैन की गई कुछ नशे की चीजें भी साफ दिखाई दे रही थीं। लेकिन सूर्या की निगाह इन सब पर नहीं रुकी। उसकी आंखें सीधी पहुंच गईं उस विशाल मंच की ओर। एक खून से सना, धातु के पाइपों से बना विशाल फाइटिंग रिंग। यह कोई साधारण बार नहीं था, यह मुक्केबाजी का अंडरग्राउंड अड्डा था, जहां मजा, पैसा, शराब और जान का खेल सब एक ही जगह मिलते थे। और आज उस रिंग में होने वाली लड़ाई किसके जीवन को बदलने वाली है, ये कोई नहीं जानता था। रिंग के अंदर 2 आदमी एक दूसरे को ऐसी बेरहमी से मार रहे थे जैसे जीत नहीं, जिंदगी बचाने की लड़ाई चल रही हो। हर मुक्का, हर लात, हर गिरावट पर रिंग के नीचे बैठे लोग जोर जोर से चिल्लाते, तालियां बजाते, पैसे उछालते। उनकी आंखों में जुनून नहीं, शिकार देख रहे जानवरों जैसी भूख थी। सूर्या के पेट में गुस्सा मच गया, क्योंकि मंच के नीचे बैठे लोग लड़ने वालों पर खुलेआम शर्त लगा रहे थे, कौन जिंदा बचेगा और कौन मरेगा, पैसे के लिए। रिंग के अंदर वाले लड़ाके अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार थे। यह दृश्य सूर्या के अंदर अजीब सी आग जला रहा था। पेंट हाउस के मालिक को देखने की अचानक एक तीव्र उत्सुकता जागी। इतनी हिम्मत, इतना गैर कानूनी धंधा और इतनी बेतहाशा क्रूरता, यह सब करने वाला इंसान कैसा होगा? जरूर वह कोई साधारण आदमी नहीं हो सकता। तभी अचानक बॉक्सिंग ग्लव्स पहने, वही रिंग वाले खिलाड़ियों जैसा ड्रेस पहने, एक हट्टा कट्टा आदमी पसीने और खून से सना हुआ तेजी से चलता हुआ सीधा आदित्य की तरफ आया। उसकी चाल में सम्मान भी था और अधीनता भी। वह आदित्य के सामने रुककर बोला, सर, मास्टर आपसे मिलना चाहते हैं। पार्टी की भीड़, म्यूजिक का शोर, चिल्लाहट, नशा, रिंग का खून, सब कुछ अचानक फीका पड़ गया, क्योंकि अब कहानी सीधे उस व्यक्ति की ओर मुड़ने वाली थी जिसका नाम सिर्फ मास्टर था। और आज रात मास्टर जिसको मिलना चाहता था वह कोई संयोग नहीं था। और जैसे ही उस आदमी ने उन्हें देखा, आदित्य से बेहद सम्मान के साथ बात करने लगा। उसी समय अचानक सूर्या का मोबाइल जोर से बज उठा। स्क्रीन पर प्रीति कॉलिंग। देखते ही सूर्या ने फौरन कॉल रिसीव किया।
हेलो प्रीति, टेंशन मत लो, मैं महेश्वरन जहां है वहीं पहुंचा हूं। उसे चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जरूर वापस लेकर आऊंगा। सूर्या प्रीति को समझा ही रहा था कि उसी रिंग मास्टर जैसे दिखने वाले बॉक्सिंग ड्रेस पहने आदमी ने एक हल्की सी नजर अपने गार्ड की तरफ फेंकी। इशारा मिलते ही वह गार्ड सूर्या के हाथ से मोबाइल झपट कर ले गया, फोन को स्विच ऑफ किया और अपनी जेब में डाल लिया। वातावरण पल भर में खतरनाक हो गया। फिर वह आदमी मुस्कुराया। वेल, काफी हिम्मत है तुम में। आदित्य ने जिन दो आपट्टिकट्टू लौंडों का जिक्र किया था, लगता है वो तुम ही दोनों हो। वह और करीब आया, उसकी आवाज में घमंड साफ झलक रहा था। और हाँ, मेरा नाम है देश कुमार, मुझे यहाँ के किंग कहते हैं, और मैं आदित्य का पार्टनर नहीं, गॉडफादर हूँ। पूरा पेंट हाउस सन्नाटा साधकर सिर्फ उसे सुन रहा था। सब लोग मुझे मास्टर कहते हैं, लेकिन तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। देश कुमार ने ठंडी मुस्कान के साथ सूर्या को घूरते हुए पूछा। सूर्या ने भी बिना झुके धारदार आवाज में जवाब दिया, मुझे तुम्हारा इंट्रो नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक बात पता है, महेश्वरन तुमने यहीं बंद करके रखा है, अब बताओ वो कहाँ है। सूर्या की निगाहें गुस्से से जल रही थीं। देश कुमार एक पल के लिए चुप रहा, फिर जोर से हंस पड़ा। अरे वाह, शेर का दिल है तुम में। फिर उसने अपनी आंखों के इशारे पर गार्ड्स को बुलाया और बोला, इन बहादुर मेहमानों को महेश्वरन के पास ले जाओ। उसके लहजे में नाकामी छिपी हुई हंसी थी और वह मुड़कर बोला, महेश्वरन को देखना है ना, तो मेरे पीछे पीछे चलो। सूर्या और मुकेश एक दूसरे की तरफ देखे लेकिन चुप रहे। देश कुमार आगे, पीछे हथियारों से लैस गार्ड्स, बीच में सूर्या और मुकेश। कुछ दूरी चलते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। रास्ता अंधेरा, बदबू, दीवारों पर खून के छींटों जैसे दाग। धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वे किसी भूमिगत जेल के अंदर जा रहे हों। सूर्या मन में सोचता है, यदि यहां तक आ गए तो वापस निकलना आसान नहीं होगा। मुकेश के चेहरे से रंग उड़ चुका था, लेकिन सूर्या का चेहरा वही जिद, वही आग, वही तैयारी। अगला दरवाजा खुलते ही उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक पल सामने आने वाला था। वे एक लोहे के भारी दरवाजे के सामने रुके। दरवाजा चरमराते खोलते ही सामने का नजारा देखकर मुकेश के पैरों में जान ही नहीं रही। लोहे की सलाखों के पीछे पूरी तरह खून से लथपथ एक आदमी पड़ा था। उसके शरीर पर गहरे जख्म, कुछ घाव इतने भयानक कि हड्डियां तक दिख रही थीं, जैसे किसी ने इंसान नहीं, एक जानवर को बेरहमी से काटा हो। वही आदमी था महेश्वरन। देश कुमार ने मुस्कुराते हुए इशारा किया, यही है महेश्वरन। सूर्या की आंखों में खून उतर आया। गुस्से की आग उसके सीने में धधकने लगी, पर वह चुप रहा। उसकी मुट्ठियां कस चुकी थीं। मुकेश के मुंह से शब्द तक नहीं निकल रहे थे। वह कांपते हाथों से सलाखों को पकड़कर बोला, महेश्वरन। उसी पल पीछे से एक आवाज, धीमी, ठंडी और शैतानी हंसी के साथ, क्या हुआ? तुम लड़ाई अच्छी करते हो या गोली चलाने में ज्यादा एक्सपर्ट हो? सूर्या और मुकेश मुड़े। वहां देश कुमार खड़ा था, चेहरे पर दहशत भरी मुस्कान। उसने आगे कहा, इन दोनों में से कुछ एक भी अगर तुमने सही करके दिखाया तो हो सकता है महेश्वरन थोड़ी देर और जिंदा रहे। हॉल में एकदम सन्नाटा। महेश्वरन की सांसें टूट रही थीं और सूर्या के अंदर एक तूफान उबल रहा था। देश कुमार जो कुछ भी बोल रहा था, सूर्या चुपचाप सुनता रहा। उसकी खामोशी देखकर आदित्य के चेहरे पर संतोष की मुस्कान फैल गई। डर गया, आखिर डर ही गया। यही सोचकर आदित्य भीतर ही भीतर खुश हो रहा था। महेश्वरन की हालत देखकर कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं करेगा, यही आदित्य को लगा था। लेकिन सूर्या की चुप्पी का कारण डर नहीं था, वह दुश्मन की अगली चाल समझने की कोशिश कर रहा था। जब तक सामने वाले की ताकत और पैटर्न समझ न आए, सूर्या कभी पहला कदम नहीं बढ़ाता। इसलिए वह शांत था, लेकिन भीतर से ज्वालामुखी की तरह जल रहा था। इसी बीच मुकेश अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया। महेश्वरन की हालत देखकर उसका दिमाग सुन्न हो गया और वह गुस्से में देश कुमार की ओर झपटा। उसके हमला करने को देख आदित्य बिजली की तरह आगे बढ़ा और मुकेश के पेट में जबरदस्त घूंसा मारा। मुकेश दर्द से तड़पकर जमीन पर गिर गया। आदित्य उसके ऊपर झुककर हंसते हुए बोला, बहुत बड़ा फाइटर बना फिरता था ना, अब बोल, तुम्हारा मास्टर कहाँ गया? आसपास मौजूद लोग जोर जोर से हंसने लगे। मुकेश छटपटाता रहा और दूर खड़ा सूर्या बिना पलक झपकाए सब देखता रहा। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही ज्वाला थी, बदला। बहादुरी थी तभी मार सका ना। यह कहते हुए आदित्य ने फिर से मुकेश के सीने पर जोर से पैर मारा। मुकेश दर्द से कराह उठा, लेकिन आदित्य की नजर अब सूर्या पर टिकी थी। वह तिरस्कार भरी हंसी के साथ बोला, और तू बड़ी शांति से खड़ा है, चुप रहना ही आता है क्या? या फिर डर के मारे आवाज नहीं निकल रही? आदित्य ने सूर्या को ऊपर से नीचे तक देखा और
अंदाजा लगाने की कोशिश की कि वो कोई जवाब देगा या नहीं। हम जैसे लोगों के सामने तुम जैसे जंगल से आए लोगों को गण के बारे में क्या पता होगा? हाँ, ताने मारते हुए आदित्य हंस पड़ा। सूर्य अब भी बिल्कुल शांत, चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं। वह बहुत साधारण लहजे में बोला, हाँ, मैंने तो सोचा था तुम लोग बहुत बड़े खिलाड़ी होगे, पर जो बातें कही थीं वो सब बस दिखाने के लिए थीं। सूर्या के ऐसे जवाब से देव कुमार कुछ सेकंड के लिए हैरान रह गया। उसने आदित्य की ओर मुट्ठियां कसते हुए देखा। उसकी आंखों में सवाल था, ये डर क्यों नहीं रहा? फिर वह आगे बढ़ा, अपनी कमर से गन निकालकर सूर्या के चेहरे के बहुत करीब ले गया। अच्छे से देख, पता है ये क्या है? मास्टर के हाथ में ये खिलौना नहीं, मौत है। अब बता, जान बचानी है तो घुटनों पर गिर। वातावरण शांत हो गया, सबकी सांसें थम गईं, लेकिन सूर्या उसी स्थिर आवाज में बोला, गिरना मैं केवल अल्लाह के आगे जानता हूं, आदमी के आगे नहीं। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। देश कुमार और आदित्य दोनों समझ चुके थे, ये आदमी डरकर चुप नहीं है, कुछ प्लान कर रहा है। तुम्हारे हाथ में गन है और वो अगर तुम्हारी खोपड़ी पर रख दी जाए तो तुम सीधा पॉप होकर उड़ जाओगे, समझ आया? आदित्य ने धमकी भरे अंदाज में कहा, लेकिन सूर्या बस हल्का सा मुस्कुराया। डर का नाम नहीं। वह धीरे से बोला, तुम्हारे हाथ में है डेजर्ट ईगल, कैपेसिटी 8 राउंड्स, 2 KN लिबर मॉडल, 1985 का मैन्युफैक्चर। सूर्या का हर शब्द साफ और आत्मविश्वास से भरा था। यह सुनते ही आदित्य और देश कुमार एक दूसरे को देखने लगे। चेहरों पर साफ नजर आया, इसको ये सब कैसे पता? खुद आदित्य को भी ये नहीं पता था कि उसके हाथ में कौन सी गन है, लेकिन ये लड़का सिर्फ देखकर पहचान गया। देश कुमार के दिमाग में तीखी कंफ्यूजन दौड़ गई। जंगल से आए बच्चे को यह सब कैसे पता? सूर्या ने अपनी निगाहें हटाए बिना शांत लहजे में फिर कहा, मेरा मास्टर कहा करता था, तलवार, बंदूक, हथियार सीखने वाला मुकाबला हार जाता है, क्योंकि असली योद्धा हथियार पर नहीं अपने दिमाग पर भरोसा करता है। एक पल के लिए हवा तक जम गई। देश कुमार की उंगली ट्रिगर पर थी, लेकिन दब नहीं पा रही थी। सूर्या आगे बोला, तुम्हारे हाथ में गन है और फिर भी डर तुम्हारी आंखों में है। यहीं हार शुरू होती है। इस बार हक्का बक्का चेहरा आदित्य और देश दोनों का था, क्योंकि खेल उल्टा पड़ने लगा था। गुरु ने कहा था, हथियार को उठाना मत, लेकिन उसे पहचानना जरूर सीखो। इसीलिए सूर्या ने बंदूक को कभी हाथ नहीं लगाया। फिर भी उसके बारे में एक भी बात छूट नहीं गई। सूर्या का सीधा उठा हुआ सीना और दिमाग को चीरती नजरें देखकर देश कुमार कुछ पल के लिए जड़ हो गया। उसने संदेह भरी आवाज में पूछा, तू मिलिट्री से आया है क्या? सूर्या बस हल्का सा मुस्कुराया, ना, हाँ ना ना, बस मौन और आत्मविश्वास, यही मुस्कुराहट देश कुमार के दिमाग में आग बनकर फैल गई। इस लड़के के पीछे कुछ बड़ा है। उसके दिमाग में शक गूंजने लगा। एक पल में उसने हर संभावना सोची। हो सकता है यह सीक्रेट एजेंट हो, या फिर सरकार के ऊपर वाले लेवल का कोई आदमी। अगर ऐसे किसी को यहां मार दिया तो कल पूरे संगठन को खोजते हुए लोग यहां घुस आएंगे। उसकी आंखों में पहली बार डर साफ दिखा। सिर्फ एक साइलेंट, शांत लड़का पूरे खेल का गणित बदल चुका था। देश कुमार ने तुरंत आदेश दिया, इन दोनों को अभी यहीं से बाहर ले जाओ। उसकी आवाज में पहले वाली अकड़ नहीं थी, बल्कि दहशत छिपी हुई थी, क्योंकि वह समझ चुका था तो अगर सूर्या को यहां मार दिया गया तो इस बार शिकार सिर्फ सूर्य नहीं बल्कि पूरा पेंट हाउस हो जाएगा। सूर्या ने तेज ठंडी आवाज में कहा, अब क्या? मैं यहां से चला जाऊं? मैं यहां आया सिर्फ अपने आदमी को सबक सिखाने। और क्या काम पूरा किए बिना यहां से भागूं? हा हा। सूर्या की यह हंसी आदित्य के खून को उबाल रही थी। आदित्य ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तुम अपने दिमाग में क्या सोच रहे हो? तुम्हें माफ करना यह बड़ी बात है, लेकिन मेरा मास्टर जिसने तुम्हें इतना सम्मान दिया, उसकी इज्जत को तू बेअदबी कर रहा है। अब भी छोड़ दूं तो क्या? मैं तुम्हें यहीं नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते ही आदित्य पास में रखा भारी कुल्हाड़ी उठाकर सूर्या की ओर झपट पड़ा। उसने आंखें कसकर बंद की और पूरे जोर से सूर्या की दिशा में कुल्हाड़ी लहराई। कुल्हाड़ी का वार और आदित्य का आक्रामक कदम कमरे में इतनी जोर से गूंजी कि चारों ओर की चीजें झूम उठी। हवा की तेज लहर, खून की गंध और घर्षण की आवाज, सब कुछ कमरे में एक अजीब सा डरावना सन्नाटा बना गया। अब सवाल यह था, क्या आदित्य ने सूर्या को कुल्हाड़ी से मार दिया, या सूर्या की शांति और रणनीति ने इस हमले को टाल दिया? क्या हो रहा है? मुकेश और बाकी लोग दहशत और विस्मय से चिल्लाए। कमरे की हवा में अब सिर्फ सन्नाटा, थरथराहट और मौत की धमक गूंज रही थी। आदित्य गुस्से से पागल होकर कुल्हाड़ी लेकर सूर्या पर हमला करने दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह तेजी से पास आया, सूर्या ने बस अपना पैर थोड़ा आगे बढ़ाया
और आदित्य बुरी तरह जमीन पर गिर पड़ा। जोरदार दर्द से आदित्य चीख पड़ा। कुल्हाड़ी एक तरफ, आदित्य दूसरी तरफ गिरा पड़ा। सूर्या ने धीरे से झुककर वो कुल्हाड़ी उठा ली। उसकी आंखों की ठंडक, उसके चेहरे की शांति आदित्य के शरीर में डर की बिजली की तरह दौड़ गई। सूर्या बहुत शांत आवाज में बोला, मैं सोच रहा था तुम्हें दोनों के साथ क्या करना है। अब फैसला कर लिया है। वो कुल्हाड़ी को हवा में हल्के से घुमाते हुए खतरनाक नजर से आदित्य को देखता है। लेफ्ट हाथ काटूं या राइट हाथ? सन्नाटा। आदित्य की सांसें अटक गईं। उसकी आंखों में पहली बार मौत का डर साफ दिखाई दे रहा था। सूर्या कुल्हाड़ी को अपने हाथ पर हल्के से थपथपाते हुए बोला, जल्दी से किसी एक हाथ को चुन लो, लेफ्ट या राइट। उसकी आवाज में इतनी ठंडक थी कि हथियार से ज्यादा उसकी बातों में डर था। वो बोलते हुए हंसा और उसकी नजर धीरे धीरे देश कुमार पर गई। सूर्या की वो मुस्कान देखकर देश कुमार का चेहरा डर से सिकुड़ गया। वो हकलाते हुए बोल पड़ा, तिमिर पकड़ गया है तुम्हें। वो और कुछ सोच भी नहीं पाया। हाथ में बंदूक होने के बावजूद उसके सामने कुल्हाड़ी पकड़े खड़े सूर्या का हौसला उसके रूह को हिला चुका था। उसे लगा सूर्या को गाली देने के लिए सबसे बड़ा शब्द वही था, तिमिर पकड़ गया है, पर उसकी आवाज में गाली से ज्यादा डर था। उसी समय जमीन पर पड़े आदित्य ने अपने टूटे हुए नाक में से बहता खून रूमाल से साफ करते हुए गुर्रा कर बोला, अरे बेवकूफ हो, अब भी दिमाग नहीं आया क्या? उसके हाथ में आदित्य की चेतावनी पूरी होने से पहले ही दोनों के दिल की धड़कन रुक गई, क्योंकि सूर्या ने कुल्हाड़ी को और मजबूती से पकड़ा और एक कदम आगे बढ़ा। दृश्य में मौत जैसा सन्नाटा था। पता है क्या भाई, तेरे पास गन है, मेरे हाथ में कुल्हाड़ी, आंखें खोलकर देख, एक बार दबाऊंगा तो तुम खत्म। यह कहकर सूर्या ने कुल्हाड़ी की टोह लेकर उसे अपने हाथ पर हल्का सा थपथपाया, जैसे कोई खेल खिलवाड़ कर रहा हो। आदित्य छोटी सी लड़खड़ाहट से उठकर घूरता हुआ बोला, अब भी तुम्हें समझ नहीं आई क्या? सूर्या बिना घबराए और भी पास झुक गया। उसकी आवाज अब और भी ठंडी, अगला एक कदम मेरे पास जो बंदूक में है, वो गोली तुम्हारे सर में लगेगी। देश कुमार पलकें फाड़े खड़ा था, बंदूक को कसकर पकड़े हुए, हाथ कांप रहा था पर हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रहा था। उस पूरे सीन में हर कोई बस एक सांस रोककर खड़ा था। सूर्या ने धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ाया, न जोर से न जल्दी, और जब वह देश कुमार के बिल्कुल पास आया, अचानक उसने अपनी कुल्हाड़ी की बत्ती हैंडल से चतुराई से देश के हाथ को टक्कर दी। बंदूक का बैरल झटके से उड़कर नीचे गिरा और देश का हाथ छूट गया। सूर्या ने उसी झटके में उसके कलाई को पकड़ लिया और कुछ सेकंड में ही देश की गन उसके हाथ से फिसल चुकी थी। आदित्य जमीन पर बैठा हुआ, नाक से खून पोंछते हुए दंग रह गया। उसकी आंखों में अब सिर्फ पछतावा और भय था। सूर्या ने देर से ठंडे स्वर में कहा, अब बोलो, कौन मूर्ख है? सन्नाटा फिर से छा गया। सूर्या धीमे कदमों में आगे बढ़ा, कंधे पर कुल्हाड़ी, आंखों में वही बर्फ जैसी ठंडक। जो कर सकते हो कर लो, कहते हुए वह सीधे देश कुमार की तरफ बढ़ता गया। उसी समय आदित्य को ढूंढते हुए लता वहां पहुंची। उसकी नजर सामने के दृश्य पर जम गई। सूर्या के हाथ में कुल्हाड़ी, देश कुमार उसके सामने बंदूक ताने खड़ा, और जमीन के एक कोने में दर्द से तड़पता आदित्य। लता के पैरों के नीचे की जमीन जैसे खिसक गई। उसने महसूस कर लिया उसके आने से पहले बहुत कुछ हो चुका है। उसकी नजर सूर्या पर गई, फिर बंदूक पकड़े देश कुमार पर, और अंत में खून में लथपथ पड़े आदित्य पर। दिल दहशत से धड़कता रहा। तभी अचानक देश कुमार ने गन का ट्रिगर दबा दिया। 10 पर गोली चलने से पहले ही पलटा हो चुका था। अगले ही सेकंड में बंदूक सूर्या के हाथ में थी। किसी ने देखा नहीं, किसी ने समझा नहीं। एक पलक झपकने में देश कुमार की उंगलियों से गन छूटकर सूर्या के हाथ में जा चुकी थी। लता की आंखें डर और हैरानी से फैल गईं। आदित्य के चेहरे पर सदमे की झिलमिलाहट, और देश कुमार पूरी तरह स्तब्ध। इस बार बोलने की आवाज सिर्फ सूर्या की थी, और उसके बोलने से पहले ही हर किसी की सांसें अटक गई थीं। लता की आंखें कुछ पल के लिए झपकीं, बस एक सेकंड, और उस एक सेकंड में क्या हुआ उसे कुछ समझ ही नहीं आया। गन का ट्रिगर दबा था, गोली चल चुकी थी। उसके हिसाब से इस वक्त सूर्या जमीन पर गिरा होना चाहिए था, पर सामने खड़ा सूर्या बिल्कुल जिंदा और पहले से भी ज्यादा खतरनाक। लता हैरान होकर फुसफुसाते हुए सोची, गोली तो चली, फिर ये बचा कैसे? असल में उसी पल गोली निकलने से पहले ही सूर्या बिजली की तरह साइड में हट चुका था। वो मूव इतना तेज, इतना सही, जैसे कोई निंजा हो, और हटते ही उसी स्पीड में उसने देश कुमार के हाथ से बंदूक झटक कर खींच ली। ये सब इतना तेज हुआ कि पलक झपकते किसी को कुछ समझ ही नहीं आया।
देश कुमार का दिमाग सुन्न हो गया। उसे ये तक याद नहीं कि बंदूक उसके हाथ से कब गई, कैसे गई। अब बंदूक सूर्या के हाथ में थी और देश कुमार के माथे पर डर का पसीना। सूर्या ने गन को उल्टा घुमाकर पकड़ लिया, बैरल से नहीं, हैंडल से नहीं, बल्कि बीच के लोहे वाले हिस्से से, एक वेपन की तरह। और उसी बंदूक के पिछले हिस्से से उसने पूरी ताकत से देश कुमार के माथे पर मारा। ठक! आवाज पूरे माहौल को चीर कर गई। देश कुमार का सिर पीछे साइंद, उसकी आंखें धुंधली पड़ने लगीं। वो गिरने से पहले तक सिर्फ एक चीज समझ पाया, उससे गलती हो गई थी। सूर्या के सामने खड़ा होना ही गलती थी। सूर्या के वार की ताकत इतनी थी कि बंदूक के पेंदी से माथे पर लगी उस चोट ने देश कुमार को पल भर में जमीन पर पटक दिया। वो लड़खड़ाते हुए फिर से उठने की कोशिश करता है, पर जैसे ही खड़ा होता है उसके घुटने खुद ब खुद मुड़ जाते हैं और अगले ही पल वो सूर्या के सामने घुटने टेक कर बैठ गया, कांपती आवाज में, रोने के कुंड किनारे। सूर्या सर, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि कोई इतनी तेज, इतना दमदार लड़ सकता है। आपके सामने लड़ना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उसकी आंखों से डर और शर्म दोनों छलक रही थीं। वो सिर झुकाकर बोला, आपके जैसे आदमी के सामने लड़ना मेरी मार्शल आर्ट्स के खिलाफ गद्दारी है। वो दया की भीख मांगता गया, पर सूर्या की आंखों में तनिक भी नरमी नहीं थी। वो बस मुड़ा और अपने बगल में खड़े मुकेश की ओर देखा। बहुत शांत, बहुत साफ आवाज, मुकेश। इन्हें ऑप्शन दिया था, इन्होंने कुछ भी नहीं चुना। अब जिस हाथ को तुम्हें सही लगे उसे काटो और मेरे हाथ में लाकर दो। यह सुनते ही देश कुमार के दिमाग की नसें जैसे फट गईं। वो जोर जोर से चीखने लगा, भय में कांपते हुए, नहीं सर, प्लीज छोड़ दीजिए, प्लीज, मैं गलती कर बैठा सर। उसकी चीख पूरे माहौल में गूंज उठी। आदित्य तक दर्द भूलकर डर में सन्न हो गया। लता की सांस अटक गई और वहां सूर्या के चेहरे पर सिर्फ एक चीज थी, निर्णय। सूर्या सर, हमें माफ कर दीजिए, देश कुमार रोते हुए बोला। हमसे गलती हो गई, वो भी अनजाने में। अगर मेरे भाई नरेश को इस बात का पता चल गया तो वो हमको बचाकर नहीं छोड़ेगा। नरेश नाम सुनते ही मुकेश के कदम एक पल को रुक गए। उसके चेहरे पर हल्का संकोच साफ दिख रहा था। थोड़ी दूरी पर खड़ी लता सब कुछ सुन रही थी। उसने घबराकर आवाज में कहा, सूर्या, नरेश कोई मामूली आदमी नहीं है, पूरे अंडरवर्ल्ड का बड़ा सरदार है। ये जो यहाँ देश कुमार खड़ा है ना, वो भी सिर्फ इसलिए ताकत में है क्योंकि वो नरेश का छोटा भाई है। लता पास आकर धीमे लेकिन घबराहट से बोली, सब लोग उसे प्रिंस ऑफ मुंबई कहते हैं। पूरा माहौल तनाव में जम गया। आदित्य तक जानता था नरेश का नाम मजाक नहीं होता, पर इन सब के बीच जिसका चेहरा 1 इंच भी नहीं बदला, वो था सूर्या। लता के सारे शब्द, देश कुमार की विनती, प्रिंस ऑफ मुंबई का डर, कुछ भी उस पर असर नहीं कर रहा था। वह पूरी एकाग्रता से सिर्फ एक चीज पर ध्यान दे रहा था, न्याय। उसने बेहद शांत स्वर में कहा, नाम, पावर, अंडरवर्ल्ड, इनसे मुझे कोई मतलब नहीं। एक पल को उन शब्दों ने सबकी सांसें रोक दी, क्योंकि इसकी गूंज में अहंकार नहीं था, बल्कि अतुलनीय आत्मविश्वास। कमरे में फिर एक सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें सूर्या पर ही थीं। अगले सेकंड वो क्या करेगा, यही समझ नहीं आ रहा था। शाबाश, इतना ओवर बिल्डअप क्यों? मुकेश अभी भी क्या इंतजार कर रहा है? काटो। सूर्या के इतना बोलते ही अगले ही सेकंड मुकेश ने बिना हिचकिचाए देश कुमार का हाथ कुल्हाड़ी से काट दिया। खून चारों तरफ छिटक गया। देश कुमार जोर से दर्द में चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर आदित्य के होश उड़ गए। उसने सोचा, इसका ये हाल हुआ तो मेरा क्या होगा? जान बचाने के लिए वह भागने लगा, लेकिन मुकेश ने उसे निकलने का मौका भी नहीं दिया। फिर से कुल्हाड़ी हवा में उठी और एक ही वार में आदित्य के दोनों हाथ अलग होकर गिर पड़े। आदित्य दर्द के शौक में वहीं बेहोश होकर ढह गया। लता यह दृश्य देखकर एक जगह जम ही गई। न चल पाई, न आवाज निकली। वो पूरी तरह पत्थर बन गई। उसी समय गोली की आवाज सुनकर सिक्योरिटी गार्ड अंदर भागते हुए आए और ठीक उसी क्षण उन्होंने देखा जमीन पर कटे हुए हाथ, खून से तरबतर फर्श और बीच में कुल्हाड़ी पकड़े सूर्या और मुकेश खड़े हैं। शौक में पड़े सिक्योरिटी गार्ड तुरंत चिल्लाए, हथियार गिरा दो, दोनों अभी हथियार नीचे रखो। सिक्योरिटी गार्ड सूर्या और मुकेश पर हमला करने के लिए दौड़ पड़े। तभी जमीन पर पड़े देश कुमार ने दर्द से तड़पते हुए चिल्लाया, रुक जाओ, इन्हें कुछ मत करना, पीछे हटो। जख्मों की वजह से उसकी आवाज टूटी बिखरी थी, लेकिन सिक्योरिटी ने उसे पूरी तरह सुन लिया। देश कुमार ने कांपते हुए सूर्या की तरफ देखा। सूर्या, यह झगड़ा सिर्फ तुम, मैं और आदित्य के बीच का है। इस लीला पेंट हाउस का इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं। दर्द से सांसें टूट रही थीं। फिर भी वह मुश्किल से बोल पाया, कृपया
यहाँ मौजूद लोगों को कुछ मत करना और इस जगह को भी नहीं। इसके बाद वह हल्का सा हंसा, हंसी नहीं, मजबूरी वाली हंसी, क्योंकि ये पूरी लीला पेंट हाउस नरेश की है। उसका चेहरा डर से और भी सख्त हो गया। अगर इस जगह पर या यहाँ के लोगों पर कोई आंच भी आई तो तुम भी, मैं भी, हम सब नरेश के गुस्से से नहीं बच पाएंगे। कमरे में फिर एक सेकंड के लिए पूरी खामोशी छा गई। सिक्योरिटी, लता, मुकेश, सबकी नजरें अब सिर्फ सूर्या पर टिकी थीं। अब क्या करना है, निर्णय सिर्फ उसके हाथ में था। इसी वजह से देश कुमार ने हाथ जोड़कर सूर्या से विनती की कि इस जगह को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए। देश कुमार को अपने सामने तड़पते कांपते हुए गिड़गिड़ाते देखकर सूर्या कुछ नहीं बोला, बस हल्के से मुस्कुराया और पलटकर वहां से चला गया। लीला पेंट हाउस के बाहर निकलते ही सूर्या ने अपना मोबाइल निकाला और सर्वोच्च शांत अंदाज में दर्शनी को कॉल लगाया। अभी के अभी एक अच्छे हॉस्पिटल का अरेंजमेंट करो, मेरे दोस्त महेश्वरन को वहां एडमिट करवाओ। उसकी 24 घंटे देखभाल के लिए एक डॉक्टर और एक नर्स को स्पेशली अपॉइंट करो। इतना बोलकर सूर्या ने फोन काट दिया। जैसे ही वो मुड़ा, उसकी नजर पीछे से चुपचाप उसका पीछा कर रही लता पर पड़ी। सूर्या के पूछते ही लता झिझकते हुए बोली, वो उस दिन ट्रेन में मैंने जो बात की थी। लता हकलाते हुए समझाने की कोशिश करने लगी। सूर्या ने बिना भाव बदले शांत लेकिन पैना जवाब दिया, मैंने उसे बड़ा मुद्दा नहीं बनाया, लेकिन आगे से उस तरह फॉलो करना बंद कर दो। इतना कहकर सूर्या तेज कदमों से सामने खड़ी कार में बैठा और वहां से चला गया। कार दूर जाती रही। लता उसे बस स्तब्ध सी खड़े होकर देखती रही। कुछ पल तक उसकी आंखें उसी दिशा में जमी रहीं, जैसे उसे यकीन ही न हो कि सूर्या उससे इस तरह बात करके चला गया। कुछ देर बाद उसने जैसे होश संभाला और बैग से अपना मोबाइल निकलकर फोन डायल किया। हेलो पापा, मैं लता बोल रही हूँ। कई महीनों, शायद सालों बाद लता ने अपने पिता को फोन किया था। क्या बात है बेटी, दामाद जी का जो भी काम था वहां सब पूरा हो गया ना? मैं पक्का जानता हूँ सब बढ़िया ही हुआ होगा। अब तुम दामाद जी के साथ ही रहो, उन्हें खुश रखना, समझी? हंसते हुए मगर पूरी तरह बिजनेस माइंड से लता के पिता श्याम सुंदर बोल रहे थे। श्याम सुंदर के लिए लता बेटी नहीं, एक बिजनेस डील की तरह थी। यही बात लता को भीतर तक चुभ गई। लता ने गहरी सांस ली और सीधी आवाज में बोली, हाँ सब ठीक से हो गया। उनकी देखभाल के लिए 4-5 नर्स लगी हुई हैं, तो मैं आज रात अपने घर आकर ही सोऊंगी। लता के इतने सहज मगर दृढ़ जवाब से श्याम सुंदर चौंक गए। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद लता ने लीला पेंट हाउस में हुई पूरी घटना अपने पिता को बताई। वो दो आदमी जिन्हें वो अब तक आम इंसान समझ रही थी, उनकी असली ताकत, उनका असर और कैसे पूरा पेंट हाउस पलट कर रख दिया, सब कुछ लता ने विस्तार से कह दिया। फोन की दूसरी तरफ श्याम सुंदर का चेहरा जम गया। मामला उसकी सोच से कहीं बड़ा था। श्याम सुंदर को लता की बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने जिंदगी में इतना बड़ा खेल कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था। अंदर ही अंदर वह घबराने लगा। ये लोग कितने ताकतवर हैं और मैं बिना जाने समझे इन्हें दुश्मन बनाकर बैठ गया। डर धीरे धीरे उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगा। इधर दूसरी तरफ दर्द से तड़प रहा तेज कुमार भी डर और घबराहट में डूबा हुआ था। कांपते हाथों से उसने अपने भाई जैसे नरेश को फोन लगाया और सूरतिया के आने से लेकर पेंट हाउस में हुई हर एक बात रोते कहते सुना दी। फोन के उस पार नरेश कुछ सेकंड चुप रहा। पहली बार उसे लगा, इतना खौफ पैदा करने वाला आदमी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। सिर्फ एक बात उसके दिमाग में साफ हो गई, सूर्या किसी भी हालत में साधारण इंसान नहीं है। नरेश ने तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया, उसकी फोटो मेरे पास तुरंत पहुंचनी चाहिए, चाहे आसमान जमीन एक कर दो, जान लगाकर पता करो ये सूर्या है कौन। मुझे हर कीमत पर इसकी पूरी जानकारी चाहिए और मिलते ही सबसे पहले मुझे रिपोर्ट करना। फोन कट गया और शहर की अंडरवर्ल्ड दुनिया में एक नया शिकार और एक नया शिकारी एक दूसरे की खोज में निकल पड़े। सूर्या की फोटो भेजे जाने के कुछ ही मिनटों बाद नरेश को खबर पहुंचा दी गई। सर, जैसे ही सूर्या मुंबई स्टेशन पर उतरा, दर्शनी ने खुद उसे रिसीव कर ले गई। नरेश के चेहरे पर हैरानी साफ दिखी। दर्शनी, वो किसी को इतनी इज्जत से खुद ले जाती है? वो गहरी सोच में डूब गया। उसने नाम क्या बताया था? सूर्या फ्रॉम ऊटी, सही? उसके आदमी ने जवाब दिया। हाँ सर, वही कहा था। फिलहाल आरएसपी ग्रुप के अलावा इनके नाम से कोई और लिंक नहीं मिला। नरेश की भौहें सिकुड़ गईं। तो क्या ये आरएसपी ग्रुप का आदमी है? यही राज छुपा हुआ है क्या? उसका दिमाग दौड़ने लगा, लेकिन सच कहीं भी साफ नहीं था। एक सेकंड भी और इंतजार किए बिना उसने ड्राइवर को आदेश दिया, अभी इसी वक्त सूर्या जिस होटल में रुका है वहां मेरी कार भेजो, मैं मिलकर ही समझ पाऊंगा ये खेल क्या है। उधर
सूर्या होटल के रूम में ठहरते ही उसके फोन पर कॉल आया। पृथ्वी। उसने कॉल उठाया। हेलो सूर्या, काफी देर से तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रही थी, हमेशा स्विच ऑन बता रहा था। डर गई थी मैं, पता है। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। कमरे में खामोशी छा गई, क्योंकि जिस वक्त पृथ्वी डर में कांपकर बात कर रही थी, एक दूसरी कार सूर्या से मिलने के लिए निकल चुकी थी और शहर में तूफान बस शुरू होने ही वाला था। प्रीति की घबराई हुई आवाज सुनते ही सूर्या हल्का सा मुस्कुराया। अरे पागल, टेंशन क्यों लेती हो? तुमसे बात करने के तुरंत बाद ही मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया। अब रूम में आया, चार्जर लगाया और अगला कॉल तुम्हारा ही था। उसकी शांत आवाज सुनकर प्रीति के सांसों की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सूर्या जिस जगह गया था वहां मौत कितनी नजदीक तक आ चुकी थी। सूर्या ने उससे एक भी खतरनाक बात शेयर नहीं की। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद प्रीति ने धीरे से पूछा, मगेश्वर कैसे हैं अब ठीक है ना? सूर्या ने हल्के से सिर हिलाया, आवाज में वही भरोसा। हाँ, अब वो पूरी तरह से सुरक्षित है, चिंता की कोई बात नहीं। सूर्या ने केवल इतना कहा जो सुनकर प्रीति का दिल थोड़ा हल्का हो जाए। बाकी जो हुआ था वो सच बताने की हिम्मत उसकी आवाज में नहीं थी। प्रीति की आवाज अचानक बदली, थोड़ी सी शिकायत, थोड़ा प्यार। तो अब कब आ रहे हो यहाँ मेरे पास? उसका लहजा बिल्कुल मासूम था, ऐसा जैसे वह बस सूर्या को देख लेना चाहती हो। मोबाइल के दूसरी तरफ सूर्या की आंखों में एक पल के लिए रुकावट आई, क्योंकि उसे पता था आने वाले कुछ घंटे बहुत शांत नहीं होने वाले थे। प्रीति अपने फोन पर बात कर रही थी, तभी पास से सिनेका की आवाज आई, ओह, अब फोन पर रोमांस शुरू कर दिया क्या? सिनेका हंसते हुए प्रीति के पास आकर उसके पास बैठ गई। प्रीति ने चौंक कर सिनेका की तरफ देखा। सॉरी मैडम, मैं डिस्टर्ब करने नहीं आई थी। इतना कहकर वह जल्दी से उठने लगी। तभी सूर्या ने तुरंत सिनेका को बुलाया। सिनेका, तुम्हारे पापा अभी मुंबई जेल में हैं, सही ना? अब आगे के लिए कृपया किसी के पास मत जाओ, मत रोको, मत गुहार लगाओ। इसके लिए मैं खुद पूरा इंतजाम कर लूंगा। सिनेका की आंखों में हल्का डर और भरोसा दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। उसने सिर झुकाया और सूर्या की बात मान ली। सूर्या ने फिर शांत होकर उसे कहा, सब ठीक रहेगा, तुम बस यहीं रहो। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सभी समझ चुके थे कि अब सूर्या ने स्थिति पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले ली थी। सिनेका ये सोचते हुए हल्की चिंता में डूब गई। क्या सच में ये सब संभव है? सिनेका के पिता एक फार्मेसी कंपनी चलाते थे। काफी दिन पहले उनकी बनाई हुई दवा के कारण 4 लोगों की मौत हो गई थी। यही वजह थी कि सिनेका के पिता जेल में बंद कर दिए गए थे। लेकिन सच ये था कि ये सब सिनेका के पिता की गलती नहीं थी। यह साजिश उन लोगों ने रची थी जिन्हें वह पसंद नहीं करते थे। सिनेका ने कई लोगों से मदद मांगी, कई बड़े पदों पर बैठे लोग जिनसे उसके पिता की सुरक्षा और जेल से रिहाई संभव थी। आदित्य वर्मा से भी उसने मदद मांगी, लेकिन उसे पता था कि आदित्य के लिए भी यह काम आसान नहीं होगा। जब सूर्या ने उससे इस मामले के बारे में पूछा, सिनेका को यह तय नहीं था कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। ये लोग जो इतने बड़े और ताकतवर हैं, अगर ये नहीं कर सकते तो सूर्या कैसे कर देगा? यह सवाल उसके मन में गूंज रहा था। लेकिन सूर्या के बारे में सोचते ही सिनेका को अंदर ही अंदर भरोसा होने लगा कि जो सबके लिए मुश्किल है वो सूर्या के लिए मुमकिन होगा। उसका दिल उम्मीद और डर दोनों से भर गया। फिर भी सिनेका ने सूर्या की ओर मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा और प्रीति का हल्का मजाक उड़ाते हुए वहां से चली गई। इसी बीच अस्पताल में बिस्तर पर घायल पड़े आदित्य को देखने के लिए उसके माता पिता दौड़ते हुए पहुंचे। आदित्य, इस मासूम बच्चे को ऐसे कौन चोट पहुंचा सकता है? कौन है जो तुम्हें इस हालत में ले आया? आदित्य की मां मंजुला रोते हुए उसे गले से लगा रही थी। उसकी आंखों में डर और दर्द साफ झलक रहा था। आदित्य की स्थिति देखकर उसके पिता विक्रम वर्मा भी गुस्से और चिंता से भर गए। मां, देख रही हो ना, इसने तुम्हारे बेटे के साथ क्या किया? इन लोगों को इतना सजा दूंगा कि कभी अपने हाथ से इस तरह की हिम्मत न कर पाएं। आदित्य वर्मा की आंखों में जलन और क्रोध देख मंजुला का दिल टूट गया। उसने अपने बेटे की पीड़ा महसूस की और उसके लिए और भी मजबूत होने का संकल्प लिया। पूरा अस्पताल एक क्षण के लिए चुप सा हो गया। सिर्फ दर्द, गुस्सा और एक माँ पिता का अपार प्यार वहां गूंज रहा था। फिर मंजुला ने चिंता और गुस्से से विक्रम वर्मा की ओर देखा। अरे, हमारे बेटे के साथ ऐसा करने वालों को बस छोड़ देना, ये कैसे हो सकता है? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन विक्रम वर्मा ने शांत रहते हुए उसे समझाया, मंजुला, अब हम अपने बेटे को और खतरे में मत डालो। इस मामले में हम दोनों को सब कुछ भूलकर स्थिर रहना होगा।
यही आदित्य की सुरक्षा के लिए सही है। उधर देश कुमार, जिसकी कटी हुई हाथ की चोट अभी भी ताजा थी, सूर्या की शांति और आत्मविश्वास देखकर सोच में पड़ गया। ये लोग साधारण नहीं हैं, ये बड़े स्तर के लोग ही हो सकते हैं। इसलिए उसने कोई भी बेवजह की हरकत करने से बचने का निर्णय लिया। उसने समझ लिया कि अब शांत रहना ही आदित्य वर्मा की जान बचाने का सबसे सही तरीका है। लेकिन मंजुला को यह सब बिल्कुल सहन नहीं हुआ। वह गुस्से में अपने पिता को फोन करके तुरंत आदेश देने लगी, पापा, सूर्या को सबक सिखाने के लिए तुरंत अपने लोग भेजो। मंजुला के गुस्से और अपने बेटे के लिए चिंता ने पूरे घर में तनाव फैला दिया। अब सबकी नजरें सूर्या पर थीं और आने वाला तूफान सिर्फ नाम का नहीं था। सूर्या के बारे में यह नहीं पता कि असल में वह कौन है, लेकिन उसने अपने ठिकाने होटल में दुनिया के बेहतरीन किक बॉक्सिंग एंड मार्शल आर्ट्स के खिलाड़ी भेज दिए थे। हर खिलाड़ी को खास तौर पर ट्रेन किया गया था, सिर्फ एक ही काम, सूर्या की सुरक्षा और सामने आने वाले किसी भी खतरे को नष्ट करना। इसी बीच लीला पेंट हाउस के असली मालिक नरेश सूर्या का सामना करने के लिए अपने भरोसेमंद लोग लेकर सीधे उसी होटल की ओर बढ़ा। उसका इरादा साफ था, अब सीधे मिलकर पता करना है कि यह सूर्या कौन है। वहीं दूसरी तरफ सूर्या की टीम भी तैयार थी। हर खिलाड़ी अपने पोजीशन में खड़ा, सुरक्षा और हमला दोनों के लिए पूरी तरह तैयार। अब सवाल यही था, जब नरेश और उसके आदमियों का सामना सूर्या की टीम से होगा तो सूर्या कौन सा प्लान करेगा? क्या वह सीधे टकराव में जाएगा या फिर अपनी चालबाजी और तेज सोच से नरेश को फंसाएगा? होटल के गलियारों में तनाव घना हो चुका था। हर कदम पर खून का खेल शुरू होने वाला था। नरेश कार में बैठा सूर्या से मिलने की ओर बढ़ रहा था। रास्ते भर उसके मन में सवालों का तूफान था। सूर्या और आरएसपी ग्रुप का क्या संबंध है? क्यों दर्शनी उसे इतनी इज्जत और ध्यान दे रही है? नरेश ने सुना था कि सूर्या नाम का कोई शख्स आरएसपी ग्रुप में शामिल नहीं है, तो फिर क्यों उसे इतनी गरिमा दी जा रही है? आखिरकार उसने खुद से कहा, नरेश, ये तय तो नहीं कि सूर्या आरएसपी ग्रुप से है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, यह आदमी उस हद तक बड़े स्तर पर है कि हम सीधे हाथ नहीं डाल सकते। अभी इसे हल्के में लेना किसी के लिए सही नहीं होगा। नरेश की आंखों में हल्की चमक थी। उसका दिमाग तेजी से चाल और रणनीति बनाने में जुटा था, लेकिन रास्ते में हर पल यह सवाल गूंज रहा था, सूर्या असली में कौन है और मैं उसकी ताकत का सामना कैसे करूं? कार की खिड़की से बाहर का दृश्य बदल रहा था। मुंबई की सड़कों पर हर मोड़ पर संघर्ष और चालबाजी की शुरुआत होने वाली थी। भविष्य में किसी भी समस्या से बचना है तो उस आदमी के साथ सीधे टकराना सही नहीं होगा। नरेश का दोस्त देवा उसे समझा रहा था। देवा नरेश का करीबी दोस्त होने के साथ साथ उसका पर्सनल बॉडीगार्ड भी था। हाँ, तुम बिल्कुल सही कहते हो। अब हम यही सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आएगी और यही हमारे लिए सही रहेगा। देवा ने यह कहकर बात खत्म की। इतने में नरेश की कार सूर्या के ठहरे होटल के सामने रुक गई। होटल के बड़े और आलीशान कमरे में ही सूर्या ठहरा हुआ था। सूट रूम का दरवाजा खोलते ही नरेश ने देखा, ओह दर्शनी! उसकी आवाज में हल्का सम्मान और मुस्कान दोनों झलक रहे थे। दर्शनी मैडम, काफी दिन हो गए आपको देखे हुए। आप ठीक है ना? दर्शनी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया और उसका आदरपूर्ण अंदाज देखकर नरेश थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। होटल की हवा में अचानक एक खामोशी और तनाव छा गया, जैसे हर कदम पर कुछ बड़ा होने वाला हो। नरेश ने दर्शनी की तरफ देखते हुए पूछा, इतने सालों बाद आप अभी भी यहीं मेरी तरफ क्यों बैठी हैं? कोई खास वजह है क्या? दर्शनी ने हल्की मुस्कान के साथ नरेश की ओर देखा। उसकी आंखों में समझ और थोड़ा साहस झलक रहा था। उसने कहा, आपका इरादा मुझे समझ में आ गया। फिर भी अपनी ड्यूटी निभाने के लिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ? नरेश थोड़ा हक्का बक्का सा हुआ, फिर बोला, क्यों? मैं समझ नहीं पाया। दर्शनी ने गंभीरता से जवाब दिया, आपको शायद नहीं पता, मैं सूर्या सर को ढूंढ रही हूँ और मैं यहाँ उसी मकसद से हूँ। नरेश ने उसकी बात पर हैरानी जताई। सूर्या सर? वो कौन है? आरएसपी ग्रुप से उसका क्या संबंध है? दर्शनी ने धीरे धीरे आंखें झुका लीं। सूर्या कौन है और आरएसपी परिवार तथा नरेश से उसका संबंध क्या है, इस रहस्य की सारी जानकारी अब केवल दर्शनी के पास ही थी। कमरे में खामोशी छा गई। हर किसी की निगाहें अब इस नाम पर टिक गई थीं। सवाल बस एक ही था, सूर्या कौन है और आने वाला तूफान क्या लेकर आएगा? असल वारिस के रूप में चक्रवर्ती के 2 बेटे होने के बावजूद उसने सूर्या को ही अपना अगला वारिस चुन लिया था। दर्शनी को यह समझ नहीं आया कि सूर्या में ऐसी कौन सी खासियत है जिसकी वजह से चक्रवर्ती ने उसे अपने
वारिस के रूप में चुना। फिर भी दर्शनी ने इस रहस्य को पूरी दुनिया से छुपा कर रखा। सुरक्षा और गोपनीयता उसके लिए सबसे ऊपर थी। काफी समय तक सूर्या को देखने की अनुमति देने के बाद ही दर्शनी ने उसे मिलने की इजाजत दी। सूर्या के कमरे में कदम रखते ही नरेश ने आदर पूर्वक उसके सामने खड़े होकर कहा, मैं घूमते फिरते बातें करना पसंद नहीं करता, ये मेरी आदत भी नहीं है। मैं हूं देश कुमार का भाई नरेश, और हमेशा यही नियम रहा है। सूर्या की तरफ उसकी गंभीर और स्थिर निगाहें कमरे में मौजूद हर किसी के लिए एक सन्नाटा लाकर रख देती थीं। यह पल सिर्फ परिचय का नहीं था, बल्कि आने वाले संघर्ष और रहस्यों की शुरुआत का था। इस तरह की चालाकी तो आपने कभी नहीं की होगी, ये पहला मौका है। अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगे तो समझ जाऊंगा। इसीलिए ये एक छोटा नरेश ने अपनी हाथ में रखी हुई कागज की डॉक्यूमेंट सूर्या की ओर बढ़ा दी। ये अब आपकी जरूरत नहीं है, आप इसे ले सकते हैं। आप आए और माफी मांगी, इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूं। सूर्या ने बड़े आत्मविश्वास और सम्मान के साथ जवाब दिया। असल में आप स्पष्ट और समझदार इंसान हैं, लेकिन मैं इतनी जल्दी माफ नहीं कर सकता। नरेश को विश्वास था कि सूर्या जल्द ही माफ कर देगा, लेकिन सूर्या ने उसकी उम्मीद के ठीक उल्टा संयम और गंभीरता से बात की। नरेश मन ही मन सोचने लगा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी और प्रभाव वाले पेंट हाउस के शेयर, 30% तक के अधिकार, और मेरे भाई ने जो गलती की उसे सुधारने के लिए अब मुझे क्या देना चाहिए? सिर्फ इतना कि आप हमें माफ कर दें और इसे संभाल लें। कमरे में खामोशी थी। सूर्या की स्थिरता और नरेश की सोच, दोनों के बीच एक अदृश्य शक्ति का खेल चल रहा था। नरेश ने अपनी हाथ में रखा हुआ दस्तावेज फिर से सूर्या की ओर बढ़ाया। असल में नरेश के पास कुल 28% शेयर थे। उसमें से वह सिर्फ 8% अपने पास रख रहा था। बाकी के 30% शेयर सूर्या को देने के लिए तैयार था। सूर्या ने दस्तावेज हाथ में लेकर ध्यान से देखा। इतना बड़ा शेयर, करोड़ों की कीमत वाला, किसी को मुफ्त में देना सुनकर सूर्या को विश्वास नहीं हुआ। उसके दिमाग में तुरंत एक शक उभरा, यह सब मुफ्त में देने का बहाना है, शायद इसके पीछे कोई साजिश छुपी हुई है। इसलिए सूर्या ने 30% शेयर लेने से साफ इनकार कर दिया। उसने नरेश से सीधे सवाल किया, अगर मैं इसे मुफ्त में नहीं लूं तो पूरी लीला पेंटहाउस की कीमत क्या है? मैं इसे सही दाम देकर खरीदना चाहता हूं। सूर्या का इरादा स्पष्ट था, कोई भी मुफ्त में लेकर बाद में धोखा नहीं दिया जा सकता। करोड़ों की संपत्ति हो या बड़ा शेयर, हर चीज का मूल्य उसके लिए स्पष्ट होना चाहिए। कमरे में खामोशी थी। सूर्या की नजरें नरेश पर टिकी थीं, और हर कोई जानता था कि अब असली खेल शुरू होने वाला है। बहुत अच्छा, ऐसा कर सकते हैं, सूर्या ने स्पष्ट और ठोस लहजे में कहा। इस 30% शेयर के बदले मैं लीला पेंटहाउस का आधा हिस्सा ही लेता हूं। सूर्या की बात सुनकर नरेश थोड़ी देर के लिए चौंक गया, लेकिन उसने बाहर से कोई भाव नहीं दिखाया। सूर्या ने देखा, लीला पेंटहाउस नरेश की सबसे कीमती संपत्ति थी। इतने आसानी से वह इसे छोड़ने वाला नहीं था। लेकिन सूर्या ने जो शर्त रखी थी उस पर नरेश को कोई आपत्ति नहीं हुई। नरेश जानता था कि यह शेयर भविष्य में कई गुना लाभ देगा। वह पहले ही सोच चुका था कि यह बड़ा फायदा देगा। लेकिन सूर्या किसी भी तरह से समझौता करने वाला नहीं था। इसलिए बिना किसी और जद्दोजहद के नरेश ने लीला पेंटहाउस का आधा हिस्सा सूर्या को देने पर हामी भर दी। दर्शनी ने हल्की मुस्कान के साथ सूर्या की ओर देखा और कहा, ठीक है, और नरेश 10 करोड़ सीधे तुम्हारे अकाउंट में। कमरे में खामोशी और सम्मान का माहौल छा गया। सूर्या की ठोस सोच और नरेश की समझ, दोनों ने मिलकर यह सौदा तय कर दिया। ट्रांसफर कर दो और दस्तावेज ठीक से चेक करके अपडेट कर देना, सूर्या ने दर्शनी की तरफ देखते हुए कहा। दर्शनी ने महसूस किया कि सूर्या आरएसपी ग्रुप के लोगों से पूरी तरह अलग तरह से काम कर रहा है। पहले कई साल तक उसने आरएसपी ग्रुप के लिए काम किया था, लेकिन सूर्या की कार्यशैली और निर्णय क्षमता उसे पूरी तरह अलग लगी। वह सोच रही थी, इतने सारे गैर कानूनी कामों वाले इस पेंट हाउस को सूर्या क्यों खरीदना चाहता है? सोचते सोचते उसने पैसे ट्रांसफर करने और दस्तावेज सूर्या के नाम पर बदलने की तैयारी शुरू कर दी। इसी बीच अचानक दरवाजा जोर से खुला। एक छोटा लड़का अंदर दौड़ता हुआ आया और तुरंत रुक गया। तुम कौन हो जो अंदर घुस आए? बाहर जाओ, नरेश ने उसे तीखे अंदाज में डांटा। लड़के ने नरेश की ओर देखते हुए हकलाते हुए पूछा, सूर्या कहाँ है? कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। हर किसी की नजरें अब उस छोटे लड़के और सूर्या पर टिक गई थीं। सूर्या की फोटो तक अब तक उस छोटे लड़के ने नहीं देखी थी। पहले बता, तुम कौन हो? तुम्हें यहां कौन भेजा? नरेश ने दरवाजे के पार खड़े होकर उसे रोकते हुए पूछा। लड़के ने तेजी से नरेश की तरफ देखते हुए कहा, मैं कौन हूं
मैं अरुण हूं और तुम ही सूर्या हो ना। इतना कहते ही अरुण तेजी से नरेश पर हमला करने के लिए झपट पड़ा, लेकिन तभी नरेश का दोस्त देवा पास खड़ा था। एक ही झटके में उसने अरुण को नीचे गिरा दिया। वैसे मैं नरेश हूं, प्रिंस ऑफ मुंबई। सूर्या वहीं मौजूद है, नरेश ने आंखों से इशारा करते हुए देवा को बताया। अगले ही पल देवा ने अरुण के पीछे से आकर उसके पीठ पर पैर रखा और उसकी एक हाथ को तेजी से मरोड़ दिया। कमरे में शोर और तनाव की लहर दौड़ गई। अरुण की चोट और नरेश देवा की ताकत ने दिखा दिया कि अब कोई भी हल्का नहीं रहेगा। अरुण ने प्रिंस ऑफ मुंबई के बारे में सवाल किया, लेकिन वह डर के मारे कुछ भी नहीं बोल पाया। वह सोच रहा था, ये आदमी यहां क्यों है और मेरे लिए ये खतरा कितना बड़ा है। सूर्या ने मुस्कुराते हुए उसके पास आकर कहा, छोड़ो, ये समस्या सिर्फ मेरे और तुम्हारी है। अगर बात से हल हो सकता है तो कर लो, वरना कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं कि इसे सुलझाया न जा सके। फिर सूर्या ने नीचे गिरा हुआ अरुण का पॉकेट उठाया और उसका मोबाइल हाथ में लिया। साथ ही उसके चेहरे के सामने फोन पकड़कर बोला, बताओ तुम्हें कौन भेजा है। अगर उन्हें अभी यहां आने के लिए कहा गया है तो बता दो। अगर तुम्हारा हाथ वैसा ही रखना है तो जल्दी बोलो। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं, लेकिन उन्हें यही कहना है कि तुम्हारा हाथ तोड़ना ही उनका मकसद है। इतना कहते ही सूर्या ने तेजी से मोबाइल उठाया। कमरे में सन्नाटा और तनाव फैल गया। आदित्य वर्मा ने अपनी मां मंजुला को कॉल किया। मंजुला ने देखा कि कॉल अरुण के नंबर से आ रही थी। उसे खुशी के साथ आदित्य वर्मा की तरफ देखकर कहा, देखा, तुम्हारे मामा ने काम जल्दी ही निपटा दिया लगता है। फोन अभी आ गया है और यहाँ हमारे घर पर ही हैं। विक्रम वर्मा को अपनी ओर खींचते हुए उसने आगे कहा, फोन जल्दी से अटेंड करो। उन कुत्तों ने मेरे बेटे का हाथ तोड़ा, अब मुझे पता लगाना है कि क्या हुआ। आदित्य वर्मा ने तुरंत मंजुला की तरफ स्पीकर ऑन करने को कहा। मंजुला, जल्दी से ताज होटल जाओ और अपने बेटे के पास पहुंचो। जैसे ही मंजुला ने फोन उठाया, अरुण ने तुरंत अपनी बात खत्म कर दी। जैसे ही मंजुला अगला सवाल पूछने लगी, हमें वहां क्यों आना चाहिए, फोन अचानक कट गया। मंजुला ने आदित्य वर्मा को देखते हुए कहा, संभव है जिसने तुम्हें मारा उसने उसके हाथ और पैर तक तोड़ दिए हों, इसलिए ही हमें वहां जाकर देखना पड़ रहा है। इस पर आदित्य वर्मा के पिता विक्रम वर्मा ने मंजुला को चेतावनी दी, मूर्ख की तरह मत बोलो। अगर वहां सब कुछ सही सलामत हो गया होता तो सूर्या इस तरह बात नहीं करता। पक्का वहां कुछ हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं, बेकार की परेशानी। मैं अपना सिर मत फोड़ो। इस बीच आदित्य वर्मा गुस्से में था। मंजुला ने उसका गुस्सा देखकर तुरंत संभाल लिया। अम्मा, इस समय तो उसका हाथ और पैर टूटे हुए हैं। मैं खुश था कि उसे चोट आई, लेकिन सच में अरुण मामा ने उसे कुछ नहीं किया। आप क्या कह रही हैं? कमरे में तनाव और चिंता की लहर दौड़ गई। हर किसी की नजरें आदित्य और मंजुला पर टिक गई थीं। तू चिंता मत कर आदित्य, अभी इसी वक्त उस होटल में चलते हैं। अगर उसका हाथ टूटा हुआ है तो ठीक, और अगर नहीं टूटा है तो तोड़ देंगे। मंजुला दांत भींचते हुए गुस्से में बोली। इन सबको देखते हुए विक्रम वर्मा गहरी नाराजगी में लंबी सांस छोड़कर चुप हो गए। उधर होटल के कमरे में जहां सूर्या ठहरा हुआ था, अरुण फर्श पर घुटनों के बल गिरा हुआ कांप रहा था। साहब छोड़ दो प्लीज, मुझसे जो करवाया गया मैंने वही किया। मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं। फोन कॉल खत्म करते ही वह सूर्या के पैरों को पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा। सूर्या ठंडे चेहरे से मुस्कुराया, ठीक है, छोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। वही किया तो तुम आज ही इस कमरे से जिंदा निकलोगे। अरुण डर से थर थर कांप उठा। सूर्या ने धीरे से कहा, पहले आदित्य वर्मा यहां आने दे, उसके बाद हम दोनों का हिसाब किताब पूरा कर लेंगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। अरुण की सांसें भारी थीं और सूर्या की मुस्कान पहले से भी ज्यादा खतरनाक। आदित्य की आने की घड़ी में सूर्या ने धैर्यपूर्वक इंतजार किया। थोड़े ही समय बाद आदित्य का परिवार उस कमरे में पहुंचा जहां सूर्या ठहरा हुआ था। अरुण एक छोटी सी कुर्सी पर डर के मारे बैठा हुआ था और उसके पास ही सूर्या शांति से बैठा था। जैसे ही मंजुला ने दरवाजा खोला, उसने देखा कि सूर्या बिल्कुल ठीक है और उसके पास ही अरुण बैठा है। गुस्से में वह अरुण की ओर झपटी। मेरे बेटे का हाथ तोड़ा गया है ना? अगर तुम्हारे पास हिम्मत होती तो मेरे बेटे का हाथ तोड़ते। मंजुला ने सूर्या को मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन उसका हाथ हवा में ही ठहर गया। उसे हाथ को हिलाना भी संभव नहीं था। कमरे में एक सन्नाटा फैल गया। सूर्या की ठंडी और स्थिर मुस्कान मंजुला के गुस्से के सामने और भी खतरनाक लग रही थी। क्या है? मेरा हाथ छोड़ो। तुम जानते हो ये कौन है? हमारे बेटे का हाथ तोड़ने वाला। न्याय की नजर से देखा जाए तो आदित्य का पिता ही गुस्सा होने का हकदार है। मंजुला गुस्से में चिल्लाते हुए विक्रम वर्मा की ओर घुस पड़ी और उनका हाथ पकड़ लिया।
लेकिन विक्रम वर्मा ने मंजुला के चेहरे की तरफ ध्यान दिए बिना उसी कमरे में बैठे नरेश की ओर देखा और शांत स्वर में बोले, मुझे नहीं पता था कि तुम यहां हो मेरी पत्नी। अगर मेरे बेटे का हाथ टूटा है तो ये पूरी तरह मेरी गलती है। मैंने अपने परिवार पर सही से ध्यान नहीं दिया। मैं अपने बेटे को संभालना चाहिए था और अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। विक्रम वर्मा की गंभीरता और शांति देखकर नरेश और देवा दोनों सम्मानपूर्वक बैठे रहे। इस दौरान मंजुला ने नरेश की मौजूदगी तक नहीं देखा था। वह अब धीरे धीरे समझने लगी कि यहां सिर्फ गुस्सा दिखाने से कुछ नहीं होगा। नरेश को देखते ही मंजुला का गुस्सा अचानक शांत होने लगा और उसी टेबल पर बराबरी से बैठे सूर्या को देखकर आदित्य वर्मा का चेहरा जम गया। न्याय की दृष्टि से देखा जाए तो सूर्या से ज्यादा गुस्सा नरेश को होना चाहिए था, लेकिन वह तो सूर्या के साथ बैठा था। यह बात आदित्य के गले नहीं उतरी। नरेश मुस्कुराया और बोला, ये ट्विस्ट तो मैंने भी नहीं सोचा था। सूर्या पर हमला करने वाला आदमी हमारे ही ग्रुप से निकला। कमरे में सन्नाटा छा गया। सूर्या आराम से पीछे टिककर हल्की हंसी के साथ मंजुला की आंखों में देखते हुए बोला, पहले तो यूं गरज कर अंदर आई थी, अब गुस्सा कहां चला गया मैडम? मंजुला हकलाते हुए तुरंत बोली, नहीं, बात समझ में आ गई। जरूर गलती हमारे बेटे की ही होगी, कृपया हमें माफ कर दीजिए, हम लोग यहीं से वापस चले जाते हैं। मंजुला की आवाज डर और विनम्रता से कांप रही थी, लेकिन सूर्या की आंखों में अब भी वही खतरनाक शांति थी। मंजुला, ठीक है, हम यहीं से चल देते हैं। अब से मेरे बेटे की कोई भी दिक्कत आपकी वजह से नहीं होगी। मंजुला यह कहते हुए दरवाजे की ओर चली गई, विक्रम और आदित्य को इशारा करते हुए कि अब वह जा सकती हैं। सूर्या हंसते हुए मंजुला के पास आते हुए, कैसे? मैं किसी से कोई झगड़ा नहीं करूंगा, जो हुआ उसे भी नहीं दोहराऊंगा। और तुम्हारे बेटे का हाथ क्यों टूटा ये पूछने की जरूरत नहीं, मैं ही सब कुछ बताऊंगा। सूर्या के चेहरे पर मुस्कान और खतरनाक आत्मविश्वास दोनों झलक रहे थे। सूर्या थोड़ा आगे बढ़ते हुए गंभीर लहजे में, कहां आ गए आप लोग? किस तरह मेरी लड़की को शर्मिंदा किया गया और मेरे दोस्त महेश्वरन को बेरहमी से घायल किया गया। एक लड़की के सामने तक पहुंचने वाला भी किसी को नहीं बख्शता। ये सब उसने किया। सूर्या की बातों में सख्ती और नियंत्रण की ताकत साफ झलक रही थी। सूर्या आदित्य को घूरते हुए तेज आवाज में, ऐसी हरकतें तुम्हारे बेटे ने की हैं, मैंने नहीं। और सोचो, अगर तुम ही महेश्वरन की मां होती और अपने बेटे की हालत देखती तो आज पूरा शहर जला डालती। कमरे में सन्नाटा छा गया। आदित्य गुस्से में कांप रहा था, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। सूर्या धीरे धीरे पास आते हुए, महेश्वरन ने सिर्फ एक वजह से उस लड़की को बचाया, क्योंकि मैंने कहा था। उसने यह तक नहीं पूछा कि क्यों, बस मेरी बात पर भरोसा करके खड़ा हो गया और उसका नतीजा ये हालत। सूर्या की आवाज अब कांप नहीं रही थी, बल्कि कमरा कांप रहा था। सूर्या, मेरे होने की वजह से आज वो अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा है, इसलिए याद रखना, आज के बाद मेरी वजह से किसी की भी जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। और ये आदित्य मंजुला और विक्रम को इशारा करते हुए, तुम सबके लिए सबक है। मंजुला वहीं खड़ी रह गई, चेहरे पर पछतावा, शर्म और डर सब एक साथ। उसे साफ महसूस हो रहा था कि अगर सूर्या चाहे तो यहां किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। कमरे में खामोशी इतनी भारी थी कि सबकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी अचानक धड़ाम की तेज आवाज गूंजी। सभी लोग आवाज की दिशा में घूमे और देखते ही सन्न रह गए। क्यों? क्योंकि उस दिशा में कुछ ऐसा था जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था। एकदम अचानक, बिना किसी चेतावनी के, चीजें हवा में उड़ती हुई, दरवाजे खुद ब खुद खुल रहे थे और एक अजीब सी शक्ति का एहसास हुआ। हर किसी के चेहरे पर डर और हैरानी साफ झलक रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये आवाज कहां से आई और इसका असली कारण क्या है। सारा कमरा सन्नाटा और तनाव में डूब गया और हर कोई खड़ा रह गया, जैसे किसी ने उन्हें जड़ बना दिया हो। जैसे ही कमरे में अचानक धड़ाम की आवाज गूंजी, पूरा कमरा झकझोर उठा। सूर्या और आसपास खड़े सभी लोग उस आवाज से सन्न रह गए। कमरे में खड़े आदित्य के पिता विक्रम वर्मा अपने बेटे की ओर दौड़े और उसे कंधे पर पकड़कर डर और चिंता से बोले, अब मैं बिजनेस में सब कुछ सही रखने के लिए इतना ध्यान रखता रहा और घर वालों का हाल जानने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अब ये सोचकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। अब तुम लोग क्या? विक्रम वर्मा की आवाज में घबराहट और पछतावा साफ झलक रहा था। कमरे का माहौल सन्नाटा और डर में डूबा हुआ था। सूर्या ने तेज नजरों से चारों ओर देखा। हर किसी का चेहरा डर और आश्चर्य से भर गया था। वह समझ नहीं पा रहे थे कि यह आवाज कहां से आई और कौन या क्या इसे पैदा कर रहा है।
उस समय कमरे में मौजूद सभी लोग सन्न रहकर इंतजार कर रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी हर हलचल पर नजर रख रही हो। अगर जरूरी हो तो मैं खुद निर्णय ले सकता हूं, इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं, ऐसा कहते हुए आदित्य के पिता विक्रम वर्मा शौर्य के सामने कृतज्ञता और अपराध बोध के मिश्रित भावों के साथ खड़े थे। यह देख मंजुला अचानक जमीन पर गिर पड़ी। मेरे बेटे को मारने का तुम सोच रहे थे? मत कहो ऐसा। ऐसा कहकर उसने आदित्य को शौर्य के पास जाने से रोकते हुए खुद को जमीन पर फैलाया और शौर्य की बांह पकड़कर किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर रोई। शौर्य ने यह नजारा देखा तो अचानक उसकी मां रेणुका की याद उसके दिमाग में ताजा हो गई, ठीक वैसे ही जैसे चक्रवर्ती परिवार में जब सभी लोग उसके साथ अन्याय करते थे, उसकी मां ने हमेशा उसके लिए लड़ाई लड़ी थी। अब वह महसूस कर रहा था कि यहाँ आदित्य और मंजुला की सुरक्षा के लिए विक्रम वर्मा मौजूद है और उसी तरह उसका कर्तव्य भी उसे इन लोगों को बचाने का कह रहा है। एक पिता न होने की ख्वाहिश शौर्य के मन में लंबे समय से थी। नीचे जमीन पर लुढ़कते हुए रो रही मंजुला को उठाते हुए शौर्य ने गंभीर आवाज में कहा, मैं तुम्हारे बेटे को माफ कर चुका हूं, लेकिन अब मुंबई में तुम्हारा बेटा ऐसे बदमाश हरकतें करता हुआ मैं नहीं देख सकता। मंजुला ने माना कि शौर्य ने उन्हें माफ कर दिया और यही उसके लिए बड़ी राहत की बात थी। शौर्य की बातों का आदित्य निश्चित रूप से पालन करेगा, ऐसा उसके माता पिता ने सहमति और वचन देकर भरोसा दिलाया। आदित्य वर्मा ने सम्मान पूर्वक शौर्य से कहा, शौर्य सर, मुझे दया दिखाने के लिए बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। वर्मा परिवार वहां से निकल जाने के बाद नरेश और देवा भी उनके पीछे निकल पड़े। उस समय कमरे में मौजूद अरुण ने शौर्य की ओर भयभीत होकर देखा। सर, अब तो सारी परेशानी खत्म हो चुकी है, क्या मैं जा सकता हूं? शौर्य ने गंभीरता से कहा। इतना जल्दी क्यों भाग रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए एक काम रखा है, याद है ना? शौर्य ने अरुण की जैकेट पर लिखा किंग कॉन्ग मार्शल आर्ट्स ध्यान से देखा। अरुण ने महसूस किया कि शौर्य उसकी जैकेट पर लिखी बातें गौर से देख रहा है। डरते हुए उसने कहा, सर, यही जगह है जहां मैंने फाइटिंग सीखी है और यहां ही मैंने अपना काम पूरा किया है। आपको इसी तरह की जैकेट चाहिए क्या? अरुण ने भयभीत होकर शौर्य से पूछा। शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, अब मुझे ये जानना है कि इस किंग कॉन्ग मार्शल आर्ट्स का लीडर कौन है? मैंने सुना था कि इसे बहुत साल पहले बंद कर दिया गया था। अरुण ने जवाब दिया कि वर्तमान लीडर सुप्पू है, लेकिन उसने यह भी बताया कि इसके पहले कई लीडर्स थे और अब उनका ठिकाना कोई नहीं जानता। शौर्य ने गंभीरता से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक काम देता हूं। 3 साल पहले किंग कॉन्ग मार्शल आर्ट्स का लीडर कौन था और अब वे कहां हैं, यह पता लगाओ और मुझे रिपोर्ट करो। अरुण के मन में उत्सुकता जागी। उसने सोचा, क्यों शौर्य को किंग कॉन्ग मार्शल आर्ट्स में इतना गहरा रुचि है? शौर्य ऊटी आने से पहले जब उसकी मां रेणुका बिस्तर पर लेटी हुई थी, तब उसे गोस्ट सर्वेंट ने हमला किया था। उस समय शौर्य की जैकेट पर भी वही नाम लिखा हुआ था। आज अरुण भी उसी नाम वाली जैकेट पहने हुए था। इसे देखकर शौर्य को शक हुआ कि वही गोस्ट सर्वेंट कहीं यहां मौजूद है और उसे खोज रहा है। शौर्य ने तय किया कि उसे खुद ही पहले ढूंढना होगा, इससे पहले कि वह शौर्य को ढूंढ पाए। तभी शौर्य का मोबाइल बजा और स्क्रीन पर प्रिया का नाम डिस्प्ले हुआ। शौर्य ने अरुण को वहां से निकलने का इशारा किया और अरुण तुरंत वहां से भाग गया। फिर शौर्य ने फोन उठाया और कहा, हेलो शौर्य, अब मैं कहां हूं तुम्हें पता है? फोन के दूसरी तरफ प्रिया खुशी से पूछी, तुम कहां हो? सिनेगा के घर में हो या ऑफिस में? और हाँ, क्या सतीश अभी भी कोई परेशानी तो नहीं कर रहा? शौर्य ने यह पूछते ही प्रिया हंसते हुए जवाब देने से खुद को रोक नहीं पाई। सतीश तो मेरे पास सिर टिकाने भी नहीं पाता और परत जो उस घटना में हुआ उसमें उसने अपनी सारी बात बंद रखी है, प्रिया ने कहा। फिर भी उसने शौर्य को यह नहीं बताया कि वह असल में कहां है। शौर्य, जो और इंतजार नहीं कर सका, बोला, अब बताओ तुम कहां हो? मैं अपनी पूरी कोशिश करके इतनी दूर आया हूं ताकि तुम्हें कोई परेशानी न हो। तुम्हारा हीरो शौर्य वहां मौजूद है, इसलिए कोई खतरा नहीं हो सकता। तो चलो सस्पेंस खत्म करो और तुरंत बताओ कि असल में क्या हुआ, शौर्य ने प्रिया से जोर देकर कहा। प्रिया हंसते हुए बोली, कहां और जाऊं? ये बेबी मामा तो देखे बिना कैसे रह सकती थी, इसलिए मैं सीधे मुंबई आ गई हूं। अभी मैं मुंबई एयरपोर्ट पर ही खड़ी हूं। प्रिया की बातों के दौरान उसका चेहरा खुशी और उत्साह से जगमगा रहा था, जैसे हजारों वॉट्स की लाइट्स चमक रही हों। लेकिन यह सुनते ही शौर्य का चेहरा जैसे 0 वॉट्स की तरह सिकुड़ गया। शौर्य ने कभी सोचा भी नहीं था कि प्रिया मुंबई तक आ जाएगी। इस समय जब वह खुद कई परेशानियों का सामना कर रहा था,
प्रिया का यहां आना उसे डराने लगा कि कहीं प्रिया उसके असली पहचान को न जान ले। शौर्या चाहता था कि प्रिया उसे बस एक सामान्य व्यक्ति के रूप में ही देखे। वह ये नहीं चाहता था कि प्रिया उसे एक अमीर और ताकतवर शौर्या के रूप में जाने। मुंबई, ये बताओ क्यों आई हो? यहां तुम्हारा काम क्या है? शौर्या ने हैरानी में प्रिया से पूछा। प्रिया गुस्से में बोली, क्यों आई? ओह, ऐसे ही आई हूं। मैं तुम्हें देखने नहीं आई थी। मेरा गेट टुगेदर कोयम्बटूर में होना था, लेकिन इसे अचानक मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। बस उसी वजह से मैं आई हूं। शौर्या तुरंत चौंक गया और बोला, अरे नहीं, मैं तो ऐसा कुछ कहने नहीं आया था। कब आई? अगर तुम पहले बताती तो मैं भी पहले ही पहुंच जाता। प्रिया ने शौर्या की उलझन को समझते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि वह मुंबई एयरपोर्ट पर इंतजार कर रही है और अगर वह आधे घंटे में उसे लेने आ जाएगा तो साथ चलेंगी, नहीं तो वह कहीं और चली जाएगी। शौर्या की आवाज में तनाव था, जैसे उसकी जिंदगी किसी न किसी खतरे में हो। उसने फोन काटते ही वहां खड़ी दर्शनिनी से कहा, क्या इस होटल से एयरपोर्ट तक आधे घंटे में पहुंच सकते हैं? मुझे पक्के तौर पर आधे घंटे में वहां होना है। दर्शनिनी शौर्या की घबराहट देखकर मुस्कुराई और बोली, आपके लिए है, बस रोल्स रॉयस की कार के नंबर को देखना। सड़क पर लोग रास्ता दे देंगे। ट्रैफिक में अगर गाड़ी जाएगी तो 1 घंटा लग सकता है, लेकिन इस कार से आधे घंटे में एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। इतना कहते ही होटल के सामने खड़ी रोल्स रॉयस में सवार होकर शौर्या एयरपोर्ट की ओर तेजी से बढ़ गया। उसी समय एयरपोर्ट पर फोन काटते ही पास में खड़ी सिनेका ने तंज कसते हुए कहा, अरे इतनी दूर से फोन पर खेल रहे हो? अब जाकर देखोगे? और ये सब लड़ाई झगड़ा भी कर रहे हो? क्या ये प्यार है? सिनेका अपने सिर पर हाथ रखकर हंसी रोकने लगी। तभी प्रीति ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब तुम्हें समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने कहा था जल्दी कोई ढूंढकर मिलवाओ और शादी करवा दो। प्रीति वहीं एयरपोर्ट के वेटिंग हॉल में बैठ गई। उसने हाल ही में हुई घटनाओं को अपने मन में फिर से संजोना शुरू किया। साथ ही आज भी उसने अपनी डायरी निकाली और उसमें पहली लड़ाई के बारे में लिखा। उसी समय उस वेटिंग हॉल में बड़ी कूलिंग ग्लास वाली खिड़कियां थीं। वहीं पर सिनेका और प्रीति के पास ही एक व्यक्ति आकर उसी बेंच पर बैठ गया। हालांकि वहां कई खाली सीटें थीं, फिर भी उसने जानबूझकर प्रीति और सिनेका के पास जगह बनाई। उस व्यक्ति का व्यवहार इतना घमंडी और आत्मविश्वासी था कि चेहरे पर झलकते भाव साफ दिखाई दे रहे थे। तुरंत सिनेका ने उसकी ओर देखते हुए हंसते हुए कहा, हेलो मिस्टर, वहां खाली इतना सारा जगह है, वहां जाकर बैठिए। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मिस ब्यूटीज डायरेक्टर, मेरा नाम कमाल है, मैं आपसे बात करने ही यहां आया हूं। आप लोग अगर कोई गलती नहीं करेंगे तो मेरी अगली फिल्म में आप दोनों ही हीरोइन की भूमिका निभाएंगी। आप दोनों पूरी तरह से सही रहेंगी। और वह काफी आत्मविश्वास और ठस के साथ यह कह रहा था। उसकी बातें और उसके चेहरे के भाव बिल्कुल असंबंधित लग रहे थे। सिनेका ने प्रीति का हाथ पकड़ते हुए कहा, प्रीति आओ, हम किसी और सीट पर चलते हैं, सब कुछ ठीक से सेट कर दिया गया है। जैसे ही वे दूसरी बेंच की ओर बढ़े, अचानक एक युवक तेजी से वहां आकर बैठ गया। सिनेका ने उसे देखते हुए डांटा, हेलो मिस्टर, हमें यहां बैठना दिखाई नहीं दिया क्या? युवक ने हेडफोन हटाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता कि मैं कहां बैठा हूं, लेकिन इतना पता है कि यहां एक एंजेल बैठी है। सिनेका की आंखों में क्रोध चमक उठा और वह गुस्से में भड़क गई। तभी वह युवक जल्दी से उठ खड़ा हुआ और प्रीति को अपनी सीट दे दी ताकि वह वहां आराम से बैठ सके। नहीं धन्यवाद, प्रीति ने कहा और उस सीट पर बैठ गई जो उसके सामने थी, सोचते हुए कि सूर्या कब आएगा। इसी बीच सिनेका की नजर उस युवक पर टिक गई। देखने में वह युवक बहुत परिपक्व और संयमित लग रहा था। उसकी शांति और अभिजात्य चेहरे से यह स्पष्ट था कि वह किसी संपन्न परिवार से आता है। हेलो टू ब्यूटीफुल लेडीज, आप दोनों किसका इंतजार कर रही हैं? यहाँ बहुत देर से खड़े हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको अपने कार में ड्रॉप कर दूं। मेरी बहन आपको एयरपोर्ट के पास पिकअप करने आई है, चंद्रू ने विनम्रता से कहा। सिनेका ने हल्के मुस्कुराते हुए कहा, जरूरत नहीं है, आप अपनी काम में ही ध्यान दीजिए। हमारे साथ कहाँ जाना है इसका हमारे हस्बैंड को पता है, आप बस अपना काम कीजिए। प्रीति की बेरुखी सुनकर चंद्रू के चेहरे पर हल्का सा गुस्सा झलक गया। अब तक किसी ने चंद्रू से इस तरह बात नहीं की थी। हमेशा महिलाएं उसके चारों ओर रहती थीं, लेकिन आज किसी महिला ने उससे सीधे बात की और इस अंदाज में। चंद्रू इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। जैसे ही वह प्रीति से और कुछ बोलने वाला था, सूर्या अचानक वहां आ खड़ा हुआ। सूर्या को देखकर प्रीति खुशी से दौड़ती हुई उसके पास आई और उसे गले लगा लिया। सूर्या,
जो सोच रहा था कि प्रीति उसके प्रति नाराज होगी, इस अंदाज में उसका व्यवहार देखकर हैरान रह गया। उनकी मुलाकात केवल 3 दिनों के लिए थी, लेकिन सूर्या को ऐसा लगा मानो 3 महीने गुजर गए हों। डार्लिंग, जैसा कहा था, आधे घंटे में ही आ गईं। ऐसा कहते हुए प्रीति ने सूर्या की तरफ प्यार से देखा। हमेशा सूर्या कहकर बुलाने वाली प्रीति ने आज उसे डार्लिंग कहा, और यह सुनकर सूर्या थोड़ी हैरानी महसूस कर रहा था, लेकिन उसे यह पसंद भी आया। धीरे धीरे प्रीति ने अपना चेहरा सूर्या की तरफ किया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। तभी सिनेका वहां आई और बोली, मैं भी यहां हूं। सिनेका अपनी आदत के अनुसार अंदर आई। सूर्या के लिए यह चौंकाने वाला था, क्योंकि उसने सोचा था कि केवल प्रीति ही मुंबई आई है। अब वह सोच रहा था कि सिनेका यहां क्यों है। सूर्या के उलझे हुए चेहरे को देखकर सिनेका तुरंत समझ गई और मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, मैं अपने पापा के बारे में परेशान थी, इसलिए समय पर आ गई। ऐसा कहते हुए सिनेका वहीं खड़ी रहकर बताई। सूर्या ने सिनेका की तरफ देखकर कहा, मैंने भी तुम्हारे पापा के बारे में अपने दोस्त से बात की है। सब कुछ जल्द ही सही तरीके से निपट जाएगा। महेश्वरन को बचाने के अगले ही दिन सूर्या ने सिनेका के पिता और उन लोगों के बारे में भी जानकारी हासिल की जिन्होंने उसे इस केस में फंसाया था। सूर्या ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि सिनेका सुरक्षित रहे, दर्शनी से कहा कि वह आवश्यक इंतजाम करे। प्रीति और सिनेका की खुशमिजाज बातचीत को दूर से देख रहे चंद्रू ने जैसे ही सूर्या का चेहरा देखा, वह हैरानी और झटके में रह गया।